इतनी इतनी बड़ी बड़ी बात मत बोलिए और इस चैनल पे मत बोलिए, हमें अपना चैनल नहीं बंद कराना है। ये तो सच बात है बस। भारतीय जनता पार्टी डफर पॉलिटिशियनों की भरमार वाली पार्टी है। मैंने एक शब्द बोला है, इसको कोट करिएगा, डफर पॉलिटिशियन है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, रात दिन जो बयानबाजी करते हैं, ये डफर पॉलिटिशियन है। आपकी पार्टी में भी तो परिवारवाद के आरोप है। कहते हैं कि पूरी पार्टी जो है वो बस ऐसे ही सिमटी हुई है। आरोप लगा देना अलग बात है। जिस लोक भवन की कल्पना बहुत बड़ी थी, उस लोक भवन में जब योगी जी जिस कुर्सी पर बैठते हैं, उसके नीचे से लूट होता है। प्रमुख सचिव से लेकर के प्यून तक दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं, लूट रहे हैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी। गोरखनाथ पीठ के आप पीठाधीश्वर हैं और आपके ऊपर 22 मुकदमे थे। किसके? दंगा कराने के। लोगों की जाने गई हैं। चुनाव आयोग के लोगों ने अगर घपलेबाजी की, धांधली की और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अगर कोई फैसला किया, तो उसका भी सड़क से लेकर के सदन तक समाजवादी पार्टी जवाब देगी। 18वें मंडल गोरखपुर में हराने की रणनीति, और यहीं पर उलझे रहेंगे जोगी जी, जो यहाँ के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री जी ना, यहीं उलझे रहेंगे गोरखपुर मंडल में। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। यूपी में अब तैयारियां शुरू हो गई हैं विधानसभा चुनाव की, और मुझे खुशी है कि हमारे ऑफिस में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हुए हैं, और ये बड़े सौभाग्य की बात है। हालांकि हमारे ऑफिस में लोग आते नहीं हैं, तो आपका बहुत स्वागत है अब मनीष जी। और मुझे लगता है कि आप सवालों के लिए तैयार होंगे। जी बिल्कुल। और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं देखती हूँ तमाम चैनलों पर आपको बुलाया जाता है, और आप जब बोलना शुरू करते हैं तो कई बार जो है वो पानी पीना पड़ता है लोगों को। तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं एक ऐसे शख्स से बात करूंगी जो अपने बोलने के तरीके से बहुत सारे लोगों को पानी पिला चुके हैं। नहीं, आपका पूरा आदर है और आपका पूरा सम्मान है, और मैं बहुत लंबे समय से आपके चैनल को मैं देखता हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आता है आपका सवाल पूछने का तरीका, और आपके वाक्पटुता से मैं भी काफ़ी वाकिफ़ हूँ, और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि आपका बहुत उज्जवल भविष्य है। बहुत धन्यवाद, तारीफ हो गया। अब सवाल चलते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी कि अखिलेश जी ने अभी डिजिटल क्रिएटर्स को बुलाकर एक मीटिंग जैसा किया था, तो मतलब सपा की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तकरीबन उत्तर प्रदेश में 57,184 ग्राम सभाएं हैं, और समाजवादी पार्टी ने 57,100 ग्राम सभाओं में बूथ की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, और हमारे बीएलए पूरी तरह से एसआईआर में सहभागी बन करके एसआईआर के कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा के अनुरूप उन्होंने धरातल पर उतारा है। और चुनाव आयोग को बार बार तारीख इसलिए बढ़ाना पड़ा कि जो हमारी पार्टी की नीतियां थी, हमारी पार्टी के जो सिद्धांत थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ करके चुनाव आयोग जो तिथियों की घोषणा करता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ करके चुनाव आयोग जो निर्णय लेता है, उससे हम लोग वाकिफ। आप लोग देखे हैं चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ के? तकरीबन 150 करोड़ की आबादी पूरे हिंदुस्तान की ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही बैठ करके चुनाव आयोग डिसीजन ले रहा है। इसलिए ये बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बोलता बहुत है, लेकिन जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा का चुनाव चल रहा था पल्लवी जी, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग हमारे जो वोटर हैं, हमें जो पसंद करते हैं, उनके नाम काट रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा, तो चुनाव आयोग की तरफ से एक सवाल खड़ा हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप शपथ पत्र के माध्यम से आप हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, शपथ पत्र के माध्यम से हमें साबित करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक तो जो बात राजनीति में वो कहते हैं, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं, इसलिए कि बिना एविडेंस के पॉलिटिक्स में वो बात नहीं करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को 18,000 से ऊपर हलफनामा भरवा करके दे दिया कि ये हमारे जो वोटर्स थे, जो जीवित लोग हैं, जो वोट के लिए उपलब्ध है गांव में, उनके नाम काट करके उनको मताधिकार से वंचित किया आपने। चुनाव आयोग ने 2022 से लेकर के आपका 2026 चल रहा है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। वही चीज एसआईआर में भी चुनाव आयोग करने की कोशिश किया, लेकिन आपने देखा होगा कि वाहिद हिंदुस्तान का इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश है जहां बार बार चुनाव आयोग को एसआईआर में तारीखें बढ़ानी पड़ी। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने कंप्लेन किया। हर रोज हमारा कंप्लेन चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाता था। हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल हर रोज चुनाव आयोग में एसआईआर में जो त्रुटियां कर रहा था चुनाव आयोग, उनको हम लोग बताते थे कि यहाँ पे आप त्रुटि कर रहे हैं, हमारे वोटरों को आप मताधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। 1,77,000 बूथों पर उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैद है और भारतीय जनता पार्टी के छल, झूठ, प्रपंच और धोखे की राजनीति से हम वाकिफ हैं। इसलिए इनका इस बार मुंहतोड़ जवाब देना, चूंकि मुंहतोड़ जवाब हम सत्ता पाने के लिए तो मतलब एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, मनीष जी ये बात कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग एकदम चौकीदार की तरह खड़े रहे, आप लोगों ने निगरानी की। एसआईआर में कोई गड़बड़ी हम होने ही नहीं देंगे। नहीं हुआ है ना? नहीं, चुनाव आयोग ने किया है। हाँ, लेकिन आप लोगों ने होने नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है। और तो विधानसभा जब चुनाव होंगे और आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएंगे तो आप लोग एसआईआर को दोषी नहीं मानेंगे? एक बात आपसे बता दे पल्लवी जी, आपसे कहने में कोई दो राय नहीं है। आप एक बहुत ही एनर्जेटिक, एक बहुत ही मैच्योर पत्रकार है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से भारतीय जनता पार्टी कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, इसलिए कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। जनता श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और चुनाव आयोग के लोगों ने अगर घपलेबाजी की, धांधली की और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अगर कोई फैसला किया तो उसका भी सड़क से लेकर के सदन तक समाजवादी पार्टी जवाब देगी। हम इसके लिए मुस्तैद हैं, इसलिए कि हमारे सामने डेमोक्रेसी बचाने का सबसे बड़ा एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, दूसरा संविधान बचाने की हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये जो 27 का चुनाव होगा इसमें मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग अखिलेश जी को देखेंगे। हाँ। तैयारी क्या है? ऐसा क्या एजेंडा है कि आप लोग एकदम सत्ता परिवर्तित कर देंगे? ऐसा क्या करेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी के लोग वादे बहुत करते हैं। पल्लवी जी, आपको जान करके हैरानी होगी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मैनिफेस्टो में अपने 2022 में कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इंटरमीडिएट पास बच्चियों को स्कूटी देंगे, आपने पढ़ा होगा। 4 बरस बीत गया, 22 का बजट आया, 23 का बजट आया, 24 का बजट आया, 25 का बजट आया, 26 का जब बजट आया है तो इन्होंने 400 करोड़ रुपया दिया बजट में कि हम स्कूटी देंगे। और प्रावधान क्या किया? इन्होंने कहा कि हम जो योग्य बच्चियां हैं, अब आप सोचिए, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लैपटॉप देते हैं तो न अगड़ा देखते हैं, न पिछड़ा देखते हैं, न दलित देखते हैं, न मुसलमान देखते हैं। यूपी बोर्ड से जो भी बच्चा इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करता है तो उसको हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी 18 लाख से ऊपर बच्चों को लैपटॉप देते हैं। और वहीं योगी आदित्यनाथ जी स्कूटी देने में जो क्राइटेरिया बनाते हैं वो कहते हैं कि योग्य बच्चियों को। आपकी योग्य बच्चियों का क्राइटेरिया क्या है? उत्तर प्रदेश जो अच्छे नंबरों से पास होंगे उन्हें नहीं, उनका फर्स्ट डिवीजन नहीं, उससे भी जो टॉपर्स होंगे उनके लिए स्कूटियों का प्रावधान करेगा। अब आप बताइए, एक गरीब परिवार की बच्ची पढ़ने जाती है, अरे फिर स्कूटी देंगे, फिर पेट्रोल डलाना पड़ेगा, फिर तो नहीं, ये भी बात देखिए पल्लवी जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप बहुत योग्य पत्रकार हैं। आपने सही सवाल उठाया कि पेट्रोल देना पड़ेगा, इसलिए कि आज के समय में पल्लवी जी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उस राज्य के ऊपर तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है प्रति व्यक्ति। यहां तक कि मां की गर्भ में पलने वाला बच्चा भी 41,000 रुपए कर्ज लेकर के उत्तर प्रदेश की सरजमी पर पैदा होता है। तो अब आप सोचिए, ये हवा भाई बोल रहे हैं या ये कोई ऐसे आंकड़ा वगैरह है? मैं एक पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। मैं कोई बात कहूंगा तो एक एविडेंस के रूप में मैं बोल रहा हूं। आप चाहिए तो जो भी गवर्नमेंट से आप पूछ लीजिएगा कि गवर्नमेंट ही बता दे कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितने रुपए का कर्जदार है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने ठीक बात सवाल उठाया कि पेट्रोल भराना पड़ेगा, उसके पास पैसा कहां से आएगा? जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश को कर्ज की दलदल में धकेल दिया है, यहां पर एक बच्चा अगर पैदा होता है तो वो भी कर्जा लेकर के पैदा होता है, तो पेट्रोल भराने में तो इनकी सरकार में दिक्कतें आएंगी ना। और सबसे बड़ी बात, 9 वर्ष का कार्यकाल योगी जी का बीतने जा रहा है। योगी जी ने तकरीबन 750 लाख टैबलेट तो उन्होंने दिया था ना, 750 लाख करोड़ रुपए योगी जी को मिले हैं इन 9 वर्षों में यूपी के डेवलपमेंट के लिए। यूपी का डेवलपमेंट क्या होगा? आज उत्तर प्रदेश जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है। हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, छिनैती उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी जिस शहर में हम आपसे जहां पर बात कर रहे हैं, यहीं के रहने वाले योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या आरोप लगाया? समाजवादी पार्टी पे उन्होंने कहा, एक बार सदन में हमारे नेता के सामने, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष थे, योगी जी ऐसे चिल्ला रहे थे, उनको बोलने की बीमारी है। योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तो हमारे नेता खड़े हो गए। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी जी समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, मैं आपके सामने खड़ा हूं,
मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं जिम्मेदार ओहदे पर हूं, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मेरे ऊपर एक एफआईआर नहीं है हिंदुस्तान के किसी कोने में। और योगी जी, आप इस पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप महंत की कुर्सी से आए हैं, गोरखनाथ पीठ के आप पीठाधीश्वर हैं, और आपके ऊपर 22 मुकदमे थे। किसके? दंगा कराने के। लोगों की जाने गई हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों में सिर्फ इसी बात का उल्लेख है कि योगी जी ने दंगा भड़काया है और लोगों की जाने गई हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसा स्वच्छ छवि का नेता जिनके ऊपर हिंदुस्तान के किसी कोने में एक एफआईआर नहीं है, और एक जो सवाल उठा रहा है उनके ऊपर खुद 21 मुकदमे दर्ज है। तो अब आप सोचिए क्रेडिबिलिटी उन्होंने पहली कैबिनेट में वापस ले लिया। आपने पल्लवी जी, यही तो बात है कि आप जो सवाल उठाती हैं उस सवाल का बड़ा दूर तक उसका संदेश है। ये भी बात आपने ठीक कहा। जैसे योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनने की कहीं लाइन में नहीं थे। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि योगी जी तो उस प्रचार समिति में भी नहीं थे, मुख्यमंत्री बन गए। योगी जी ने काम क्या किया? जैसे हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है तो टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए, नहीं किया उन्होंने। टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए, नहीं किया उन्होंने। इसलिए नहीं किया कि अगर वो सूची जारी करते तो उनके ही करीबी लोग जो उनके पांव में बैठ करके उनका पैर दबाते हैं, उस अपराधियों की सूची में उनका भी नाम आता। पूछिए ना बाबू ब्रजेश सिंह कौन है? मोदी जी बनारस के संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, उसी संसदीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय का चुनाव होता है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा माफिया एमएलसी भी चुना जाता है बाबू ब्रजेश सिंह, बाबू धनंजय सिंह, बाबू अभय सिंह। आखिर योगी ऐसे तो कई नाम सपा से भी जोड़ते हैं। नहीं, जोड़ना अलग बात है, जोड़ना अलग बात है, तस्दीक करना अलग बात है। आप हमारे ऊपर लांछन कोई लगा दीजिए, आरोप लगाना अलग बात है, साबित नहीं कर पाइएगा। अगर हमने हमारे ऊपर साबित करना था तो आप टॉप 100 अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी की? आपने टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर देते। लेकिन योगी जी ने आज तक, मैं भी पल्लवी जी कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि अगर हमारी ही बात सुन करके अपराधियों की सूची जारी कर दे, पता चल जाएगा गोरखपुर के भी कुछ लोगों के नाम आ जाएंगे उसमें, और वो रोज बाबा के मंदिर में दरबार लगाते हैं। तो पल्लवी जी, कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कहना और करना और उसको साबित करना बहुत फर्क है। सबसे बड़ी बात है अपराध। अभी जब इतने देर तक आपने बोला उसमें 2-4 पॉइंट आपने मुझे दिया है जिस पर मैं क्रॉस क्वेश्चन करती हूं। बिल्कुल पूछिए। पहली बात ये कि आप कह रहे हैं कि स्कूटी का वादा किया था, दिया नहीं। जब बांटते हैं तब भी आप कहते हैं सरकार पैसा लुटा रही है, सरकार पैसा लुटा रही है, देखिए ये स्कूटी देकर वोट लेना चाहते हैं। तो जब जन कल्याण काम होंगे तो भी आपको सरकार का पैसा एकदम लुटाने जैसा लगेगा, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं आप कि बहुत बोलते हैं, सदन में उन्होंने बहुत बोला, लेकिन वो जो बोलते हैं वो मैसेज जनता तक पहुंच तो जा रहा है। एक थ्योरी बन गई है कि जब भी सपा की सरकार आती है तो देखिए भैया बाइक में ऐसे गुंडे आने लगते हैं, वो देखिए इस तरीके से कमेंट करके चले जाते हैं, दुपट्टा खींच लेते हैं। ये बात पहुंच गई है लोगों के जहन तक। इस छवि को कैसे सुधारेंगे कि गुंडों और माफिया की पार्टी जो है वो सपा नहीं है? ऐसा आप लोग कैसे ये छवि सुधारेंगे? कौन सा डिटर्जेंट पाउडर लगा के सुधारने वाले हैं? पल्लवी जी, जिन लोगों के नाम एब्स्टिन फाइल में हो, अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं, मुझे बहुत क्षोभ है इस बात का, जिन लोगों के चरित्र पर हर रोज सवाल खड़े हो रहे हो, वो समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी और वीर कार्यकर्ताओं पर जब छिटाकसी करते हैं और उनके राजनीतिक चरित्र का हनन करते हैं तो बड़ा क्षोभ सा महसूस होता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं इसलिए सलाम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता से लड़ते हुए 28,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी के गैंगस्टर लगे हैं, गुंडा एक्ट लगे हैं, तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। किस लिए? इसलिए कि हमने गांव के गरीबों की बात किया, खेत खलियान की बात किया, किसानों मजदूरों की बात किया, छात्रों की बात किया, नौजवानों की बात किया। और जानती है पल्लवी जी, हम ताकतवर क्यों हैं? यही चुभता है भारतीय जनता पार्टी को। हमारी पार्टी के कोई सत्ता में बैठे हुए नेता को कोई तोड़ सकता है, एमपी एमएलए को कोई तोड़ सकता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को नहीं तोड़ सकता। ये हमारे धरती पुत्र पूजनीय नेताजी की बनाई हुई पार्टी है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में ये पार्टी बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के सामने हम चुनौती स्वीकार करके इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्यकर्ता लड़ते हैं। और जो मूल सवाल है, आपने कहा कि ये कोई चीज करते हैं, योजनाओं को लाते हैं, तो आप लोग इस पर टिप्पणी करते हैं। देखिए सरकारी पैसा लुटाया जा रहा है। ये लोग वो बिहार में वो जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया,
उसको लेके आप लोग कह रहे हैं देखिए देखिए पैसा देकर जो है ये वोट जीतना चाहते हैं, ये लोग तो वोटर्स को सीधे खरीद रहे हैं, गलत है ये। तो जब पैसा देंगे तो आप कहेंगे खजाना लुटा रहे हैं, जब नहीं देंगे तो आप कहेंगे कि देखिए वादा किया था स्कूटी देने का, नहीं दिए। पल्लवी जी, आप एक निपुण पत्रकार हैं, इनकी योजनाओं का अगर आप मूल्यांकन करेंगी ना तो आपको महसूस होगा कि धरातल पर उन योजनाओं का जनता को कोई सीधे लाभ नहीं मिला है। जैसे आपने कहा कि 10,000 रुपए, आप जानती हैं इस बात को, आपने बहुत रिपोर्टिंग किया है बिहार में, श्रम का सबसे ज्यादा पलायन पूर्वांचल से होता है और बिहार से होता है। अगर इन्होंने अस्थायी इंतजाम किया होता तो ये हालत नहीं होती। ये हालत नहीं होती। अगर 10,000 रुपए आप दे रहे हैं, आखिर क्यों देना पड़ रहा है? आपको मुफ्त में राशन दिया है आपने, जिसका आप ढिढोरा पीटते हैं, तो आखिर क्यों दिया आपने? इसलिए दिया है कि आपने इनके स्वावलंबन को छीन लिया है। 20 बरस बिहार में आप सरकार में रहने के बावजूद अगर आपको 10,000 रुपए चुनाव के समय चुनावी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने श्रम का दोहन किया है और श्रम को पलायन होने दिया है। आज खाड़ी के देशों में, आज दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, खाड़ी के देशों में, पूर्वांचल के, बिहार के, देश भर के हिस्सों से, बंगाल में चले जाइए, लोग जाकर के मजदूरी का काम करते हैं। बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए, बीए किए हुए, बीएड किए हुए, बीटीसी किए हुए, तमाम महंगी पढ़ाई करने के बावजूद आज हमारे उत्तर प्रदेश और देश के नौजवान बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में, आपको पल्लवी जी जानकारी के लिए बता दूं कि 17.5 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में पद खाली है, और पद का सुनियोजन करना तो छोड़ दीजिए, जो पद खाली हैं उन पदों को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं भर रही है। अगर सरकारी नौकरियां नहीं आप देंगे, अगर सरकारी नौकरियों में योग्य युवाओं को नहीं लाएंगे, तो हमारे नौजवानों का भविष्य क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा, एक पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा बहुत जोर शोर से चलता है, उसके लिए लोग लड़ते हैं। हमारा बुढ़ापा कैसे सुरक्षित होगा? भारत एक व्यवहारिक देश है, भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत एक सामाजिक देश है। हमारी सामाजिकता का ताना बाना इसीलिए बचा रहता है कि हमारे यहाँ के लोगों को बुढ़ापे में पूजा जाता है, ईश्वर के दर्जा के समान उनका आदर किया जाता है। अगर हमारा जो पेंशन है, पुरानी पेंशन बहाली इस बात को तस्दीक करती है कि अगर बुढ़ापे में हमारे पास पेंशन है तो परिवार की सामाजिक एकता, ताना बाना हमारा बना रहता है। इसीलिए हम लड़ते हैं सरकार से कि पुरानी पेंशन को आप बहाल करिए, इसलिए कि हमारा बुढ़ापा और हमारी सामाजिक ताना बाना बना रहेगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, योगी आदित्यनाथ जी अपना पेंशन लेंगे लेकिन कर्मचारियों का पेंशन नहीं देना चाहते। अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे जुगत लगा देंगे, झूठ, छल, प्रपंच सब कुछ कर देंगे, लेकिन योग्य युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, हैरानी पल्लवी जी, आप भी बचपन में मेले में गई होंगी कि बहुत सारे हमारे धार्मिक मेला होते हैं या सांस्कृतिक मेले में आप गई होंगी, तो आप गुड़हिया जलेबी खाई होंगी आप, या खिलौना खरीदा होगा आपने। लेकिन आपको जान करके बड़ा ताजुब होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार मेला लगाया जाता है। अब आप सोचिए कि युवाओं को एक सरकारी मुख्यमंत्री, सरकारी विधायक, सरकारी सांसद, प्राइवेट कंपनियों का, जैसे हिंदुस्तान का, एचपी का, इंडियन ऑयल का, उसके बाद से आप एमटीएनएल का, मतलब आइसर का, एचएमटी का, प्राइवेट कंपनी में रोजगार दिलाते, कंपनियों का ये रोजगार। तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना रोजगार नहीं मानते हैं क्या? मतलब कितनी सरकारी नौकरी? नहीं, आप बताइए, भारत में जो युवा हैं उन करोड़ों में है, ठीक है, उतनी तो नौकरियां नहीं है ना सरकारी। हम आपकी बात मान लेते हैं, चलिए हम मान लिया 1.5 करोड़ सरकारी पद केंद्र सरकार के अधीन खाली है, 1.5 करोड़ सरकारी विभागों में पद खाली है, केंद्र सरकार के अधीन जो विभाग है। उत्तर प्रदेश में 17 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली। पहले इन पदों को तो भर दीजिए ना, पद सृजन करने की बात तो छोड़ दीजिए, जो पद हमारे यहाँ पहले से सृजित है उस पद पे तो भर दीजिए। उन 17 लाख परिवारों का तो भला हो जाएगा ना। उन 1.5 करोड़ जो पद हैं केंद्र सरकार के अधीन जो विभाग है, उन विभागों में तो हो जाएगा ना। आखिर उन विभागों में आप नौकरियां क्यों नहीं देते हैं? वो पदों को क्यों नहीं भरते? और दूसरी सबसे बड़ी बात, 6 लाख हिंदुस्तान में ग्राम सभा है। अगर मोदी जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, जैसा उन्होंने 2014 के लोकसभा में कहा था, पल्लवी जी आपने भी सुना होगा, पूछिए प्रधानमंत्री जी से, उनका 12 बरस का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अगर उन्होंने 6 लाख ग्राम सभाओं में एक एक गांव से एक एक नौजवानों को अगर इन 12 वर्षों में नौकरी दिया होता, तो 72 लाख नौजवानों को उन्होंने केंद्र सरकार में नौकरी दी होती। नहीं दिया उन्होंने। योगी आदित्यनाथ जी 9 वर्ष से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं।
57,000 सुपर ग्राम सभाएं हैं, कितने नौजवानों को नौकरी मिली होती, पद भर गया होता कि नहीं भर गया होता, लेकिन ये नहीं देना चाहते। अब इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं तो नहीं हूं ना भाजपा के प्रवक्ता। कोई आएगा तो पूछिएगा भाजपाइयों से। ये चूंकि ये प्राइवेटाइजेशन के बहुत बड़े ये पोषक हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो इनके पार्टी में पैसा वैसे वैसे बढ़ता है। ये पैसा कमाने का प्राइवेटाइजेशन को इसीलिए प्रश्रय देते हैं कि उसके माध्यम से इनके पास पैसा आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर सियासी आप बात करिए या सामाजिक बात करिए तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान शुरू होता है मोदी जी से, खत्म होता है योगी जी पर। लेकिन इनकी अपनी उपलब्धियां क्या हैं, आप अगर इनसे पूछेंगी तो ये नगण्य है, कुछ नहीं बता पाएंगे। चलिए मैं मान लेती हूँ कि इन लोगों ने काम नहीं किया है, लेकिन योगी मोदी का माला जब जब ये जीत तो रहे हैं ना। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए 250 तक पहुंचे, आप लोग 150 भी नहीं पहुंच पाए। ये बात ठीक कहा आपने। जैसे जब तो जनता में विश्वास नहीं ला पा रही है ना सपा। जब शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाएगा, शक्तियों को अपनी हाथों में कब्जा करके उसी सारी हमारी स्वतंत्र जितनी संस्थाएं थी, ईडीओ, सीबीआई, आईटी, सारी संस्थाओं की जो स्वतंत्र शक्ति थी उसको समाप्त करके मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के योगी जी ने, इन लोगों ने ऐसा किया है कि सारी संस्थाओं को इन लोगों ने अपने राजनीतिक उपभोग का केंद्र बना लिया है। जैसे मनीष सिंह अगर बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस फिराक में रहेंगे कि मनीष सिंह की आवाज को कुंद करना है तो मनीष सिंह पर ईडी का रेड डलवा दो, सीबीआई का रेड डलवा दो। आप तो बोलते हैं आया कि नहीं रेड? मैं कुछ करता ही नहीं, मेरे पास तो ये जो कपड़ा मैंने पहना इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं है। पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी घर है। हिंदुस्तान के किसी कोने में मेरे पास एक डिसमिल जमीन नहीं है, हमारे पास एक घर नहीं है हिंदुस्तान के किसी कोने में, तो हमारे पास क्या बात का रेट डालेंगे। और एक बात जान लीजिए, एक जमाने में ईडी सीबीआई का रेट पड़ता था तो लोग समझते थे कि बेईमान है, लेकिन आज के जमाने में मोदी जी के जमाने में रेट पड़ता है तो लोग कहते हैं कि ये लड़ता है भाजपा से, इसीलिए इसके घर पर रेट पड़ा है। तो ये फर्क आया पहले में और अब में। आपको एक बात, इसका एक आंकड़ा और बता दें आपको, आप इसको तस्दीक करिएगा। हिंदुस्तान में 10,000 से ऊपर ईडी सीबीआई आईटी के रेट पड़े हैं मोदी जी के जमाने में। हिंदुस्तान के सभी राज्य के विपक्ष के नेताओं के घरों पर पड़े हैं, लेकिन वाहिद इकलौता गुजरात का राज्य है जहां पर आज तक आपने नहीं सुना होगा ईडी सीबीआई या आईटी का रेट पड़ा हो, किसी के घर पर नहीं पड़ा। जबकि आप भी जानती हैं कि गुजरात एक वाहिद इकलौता ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में व्यापार करता है। सब ईमानदार हैं गुजरात में, नहीं, इसीलिए रेट डालने मैं उनकी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लोग बेईमान हैं और आपकी नजर में सिर्फ क्या गुजरात के ही लोग ईमानदार हैं? ये एक सबसे यश प्रश्न है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। यही भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, गुजरात लॉबी के खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहा है। आप कह रहे हैं कि भाजपा की जो नीति है, जो रणनीति है, उससे जनता जो है वो आक्रोशित है। जनता समझ जाती है जब ईडी सीबीआई का रेड होता है कि देखिए ये सरकार के खिलाफ बोलते तो। लेकिन कहीं ना कहीं जब बटन दबाने की बात आती है तो लोग क्यों नहीं आते हैं विपक्ष के साथ? मुझे ग्राउंड पर लोग भी दिखते हैं। अगर हम जाते हैं कभी अपनी चुनावी चक्का लेके लोगों के बीच में, हम जब पब्लिक बाइट लेते हैं तो लोग बोलते हैं कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। लोग फ्रस्ट्रेट भी हैं। लेकिन जब बटन दबाने की बात आती है या दूसरे विकल्प की बात आती है तो सीधे वो यही कहते हैं कि हम फिर उधर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि फिर उधर जो है वो इससे भी ज़्यादा खराब लोग बैठे हुए हैं, तो फिर हार पाच के हमको इधर ही आना पड़ता है। ऑप्शन क्यों नहीं दे पा रहे? पल्लवी जी, आप बहुत अच्छी ग्राउंड की रिपोर्टर हैं और आप डीपली लोगों से बात करती हैं। 2024 के बाद से आपको बदलता हुआ तस्वीर हिंदुस्तान का दिखाई दे रहा होगा। मोदी जी को इसी बात का अहंकार था और योगी जी को इसी बात का गुमान था, लेकिन हमारे नेता के सीधे वो बोलते थे कि विकल्प नहीं है, हमारे बाद कोई विकल्प नहीं है। भाजपा सीधे यही कहती है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए के पराक्रम को दिखाया, पीडीए के पुरुषार्थ को दिखाया और पीडीए को लेके तो कहते हैं, पीडीए को लेके कहते हैं परिवार, डिम्पल और अखिलेश, यही है इनका पीडीए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैं एक बात बताऊं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के दो तो परिवारवाद से तो सपा भी नहीं निकल पा रहा है। मनीष जी सच बताइए। ये पल्लवी जी, हम आ रहे हैं आपकी बात पे। पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, रोज सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके सदरी चढ़ा करके मीडिया को बाइट देने के लिए खड़े हो जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। सिराथू से खुद अपना चुनाव हार गए थे सरकार में। ब्रजेश पाठक जी हैं जिनके विभाग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला आपको आने वाले बदलते हुए समय में दिखाई देगा।
ये CSC नई गांव में खुल रहे हैं, एक PSC का निर्माण नहीं हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के 57,000 से ऊपर ग्राम सभाओं में चले जाइए, 90,000 से ऊपर गांव है। आप चले जाइए, ब्रजेश पाठक जी बैठ करके, क्या आप ही के चैनल पर आपके साथ बैठ के कह सकते हैं कि हमने इतने CSC का निर्माण किया, इतने PSC का निर्माण किया? नहीं किया। जो है वो भी सही है। राजनीतिक बयानबाजी के लिए सिर्फ ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मैं एक बात बताऊं, इस बात पे मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि गांव की खबरें हम करते हैं, हम देखते हैं कि जो अस्पतालें हैं भी वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। ना वहाँ पे दवाइयाँ टाइम पे मिलती हैं, ना वहाँ पे चीजें बेहतर मिलती हैं। इस बात पे मैं आपके फेवर में हूँ, क्योंकि मैंने देखा है गाँव में। नहीं, तो इसलिए मैंने कहा ना कि आप ग्राउंड की बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं। और पल्लवी जी, आप सरकार से, जो सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार के जो लोग हैं, उनसे पूछिएगा कि जब अस्पताल तुम्हारी जिम्मेदारी है, केशव प्रसाद मौर्य जी के पास जानते हैं कौन सा विभाग है? ग्राम्य विकास, सबसे बड़ा गांव में तो विकास हुआ है मनीष जी, ये तो आप भी कहेंगे। बता रहे गांव में किस चीज का विकास हुआ? गांव में हर घर शौचालय बनाया गया, महिलाएं अब बाहर नहीं जाती हैं। ये महिलाओं की स्थिति सुधरी है, ये आपको मानना पड़ेगा। एक बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हर चीज का फीता काटते हैं। एक बार इनसे कहिए कि शौचालय में बैठ करके उसका फीता काटते हुए तस्वीर जारी कर दे। नहीं कर सकते, इसलिए कि उसमें जो 12,000 रुपए दिया जाता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और कौन कौन लोग खाते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सबसे बड़ी बात, हम मुद्दे पे आते हैं। पर बना ना मनीष जी, बना नहीं। हमने देखा है कि गांव में एक तस्वीर तो बदली है। नहीं। पहले वो जो सड़कें गंदी मिला करती थी, कम से कम महिलाएं अब निकल तो नहीं रही है सड़क पे। पल्लवी जी, गांव की तस्वीर जो थी वो अभी खत्म कर दिया गया। आप इसीलिए मैं बार बार आपकी तारीफ करता हूँ। आप रिपोर्टिंग करती हैं तो पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, गांव में एक भी आवास नहीं बना है, एक भी आवास। अभी आप फोन करिए, किसी भी प्रधान जी को फोन करिए और पूछिए कि आपके गांव में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 9 वर्षों में कितने आवास दिए हैं। आवास का कहीं पर आपको सुनाई देता है? प्रधानमंत्री आवास सुनाई देता होगा आपको नगरीय क्षेत्र में। नगरीय क्षेत्र मतलब जो शहरी इलाका है, लेकिन जो ग्राम सभा है हमारी, उस ग्राम सभाओं में आप पूछिए जो पात्र लोग हैं, क्या उनको आवास दिया है? नहीं दिया है। आवास का पैसा ही गांव में नहीं गया है। जो पात्र लोग हैं आज भी छप्पर के नीचे रहने को मोहताज हैं लोग। बन रहा है धीरे धीरे। देखिए धीरे धीरे, अरे ट्रिपल इंजन की सरकार है पल्लवी जी, अब 3-3 सरकार आपकी चल रही है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, लखनऊ में बैठी हुई सरकार है, देवरिया में आपकी बैठी हुई सरकार है, गोरखपुर मंडल है, यहीं के योगी जी हैं। अब आप सोचिए कि कमिश्नरी में मैं बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं और पल्लवी जी उसके बाद अगर गांव में आवास नहीं बन रहे हैं। इसका रीजन ये है कि एक माँ है, उसके 2 बेटे हैं। अब जब ये आवास मिलता है तो फलनवा को भी चाहिए, इनको भी चाहिए। एक ही घर में 2-2 घर की मांग करते हैं। अच्छा, दोनों का भविष्य तो एक जैसा नहीं है। एक मुकेश अंबानी जी हैं, दूसरे अनिल अंबानी जी हैं। मुकेश अंबानी जी भारत के सबसे धनी आदमी है, अनिल अंबानी जी इस समय सबसे खस्ता हाल में है। तो दोनों का भाग्य तो एक जैसा नहीं हो सकता। तो जो पात्र है उसको तो दीजिए ना, लेकिन आप नहीं दीजिएगा। इसलिए नहीं दीजिएगा कि आपको केवल झूठ छल प्रपंच करना है, आपको लोगों को गुमराह करने के लिए बात करना है। हिंदू मुसलमान भारत तो मकान बने ही नहीं है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ईद बकरीद, शमशान कब्रिस्तान, यही आपकी राजनीति है। इसके बाहर अगर आप निकल जाइएगा तो गांव में प्रधानी का चुनाव भी भाजपा के लोग नहीं जीत सकते। MP की चुनाव तो बात छोड़ दीजिए। यही बात हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने साबित किया जब 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमने हराया। और खुशी इस बात की है कि प्रभु श्री राम जी की पावन धरती से हमें आशीर्वाद मिला। और उपचुनाव में क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए, जब आम चुनाव होता है तो उस समय सारा खेल जनता के सामने होता है। जनता समझती है, एक एक बात को देखती है। लेकिन एक विधानसभा का जब बाई इलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट की सारी प्रशासनिक मशीनरी आपने लगा दिया। आप वोटरों को मध्य स्थल तक नहीं जाने दीजिएगा। हमारे समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, उनके गांव में बैरिकेटिंग लगा दीजिएगा। 27% वोट पड़ता है बाई इलेक्शन में। आप बताइए, लोग वोट देना चाहते हैं, उनको जाने ही नहीं दीजिएगा। तो मतलब आप लोग गुंडाई नहीं रोक पाए। अगर मैं मान लेती हूँ कि वहां गुंडाई हो रही थी तो आप लोग रोक नहीं पाए, और आप कहते हैं हम सबसे बड़ी, सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी हैं। देखिए, प्रशासनिक गुंडाई, लाल फीता शाही, आपको पल्लवी जी जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो लोक भवन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, जिस लोक भवन की कल्पना बहुत बड़ी थी, उस लोक भवन में जब योगी जी जिस कुर्सी पर बैठते हैं, उसके नीचे से लूट होता है। प्रमुख सचिव से लेकर के प्यून तक दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं, लूट रहे हैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को।
पैसा लूटा जा रहा है। तो जब हमारा लोक भवन ही, मुख्यमंत्री का कार्यालय ही लोक भवन लूट भवन में तब्दील हो चुका है, तो इस उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर कैसे आपको दिखाई देगी? जब ये आप कैसे कह रहे हैं भाई? देखिए, अब तो जो जरूरतमंद है या जिसको लाभ पहुंचाना होता है उसके डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जा रहा है। अरे जो भी पैसा हुआ, आप बताइए ना कौन सा पैसा जाता है? पेंशन जा रहा है, आवास बन रहा है, वो पैसा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आवास नहीं बन रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप पल्लवी जी किसी प्रधान जी को फोन करिए और पूछिए कि प्रधान जी आपको कार्यकाल में कितने आवास मिले आपके गांव में। अगर कोई प्रधान जी कह दें लो तो आप हमें बताइएगा। नहीं मिला पल्लवी जी। गांव की सच्चाई बहुत अलग है। कागजी एक गांव में कितने लोग हैं? बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग बचे जिनको अब आवास नहीं मिला है। पल्लवी जी मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के 9 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को आवास नहीं मिले। कौन सा वाला, मुख्यमंत्री वाला कि प्रधानमंत्री? अरे ना मुख्यमंत्री वाला मिला है ना प्रधानमंत्री वाला मिला है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी सिंगल इंजन की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार नहीं थी, सिंगल इंजन की सरकार थी। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्रा गांव का चयन किया, उसके बाद से लोहिया आवास दिया। इतनी बड़ी उपलब्धि, एक इंजन की सरकार जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान दुनिया के सामने एक ऐसा एक्सप्रेसवे दिया जिसका उद्घाटन सुखोई मालवाहक और हरकुलिस विमान करते हैं। एक इंजन की सरकार। श्री अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम बनवाया, इंटरनेशनल स्टेडियम दिया लखनऊ को। सब आप लोग 10-90 सुनिए ना, आप लोग पे तो ये भी आरोप लगता है कि सब सैफई का ही विकास करते रह जाते हैं। आप लोग उधर स्टेडियम बनवा देते हैं, उधर हेलीपैड बनवाते हैं, उधर ही हवाई अड्डा बनाते हैं। आपको और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं दिखता है, सिर्फ वही दिखता है। ये आपने भाजपा का जो सवाल है वो आपने सही पूछा है। सैफई ये ग्राम सभा है और वो धरती। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि आपका जो पैतृक आवास होगा या आपके जहां वोटर ज्यादा होंगे वहां को, वो उस गांव को आप लोग एकदम शहर में तब्दील कर देंगे, एकदम इंटरनेशनल बना देंगे? ये जो सैफई का सब विकास हुआ उसका क्या मैसेज देने की जरूरत थी? बहुत भावुक मन से एक बात कहना चाहते हैं। जब नेताजी इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे थे, उनकी अंतिम विदाई थी, नेताजी ने इस धरती पर क्या कमाया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस धरती पर उनकी समाजवादी नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया था। एटा, इटावा, फर्रुखा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, ये जो पकड़ा हुआ पूरा बेल्ट था, 10 लाख से ऊपर लोग तो नेताजी की श्रद्धांजलि में थे। और जो ये जिले हैं उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लोगों की आंखों के आंसू जमीन पर टपक रहे थे। तो अगर उन्होंने सिर्फ सैफई का विकास किया होता या सैफई को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया होता, तो क्या लाखों लोग सड़कों पर उनके लिए आंसू बहा रहे होते? क्या करोड़ों लोगों के घर में मातम बन रहा होता? और क्या नेताजी की श्रद्धांजलि की यात्रा में इतने बड़ी तादाद हिंदुस्तान में मैंने किसी नेता के ऐसे श्रद्धांजलि यात्रा नहीं देखी जितनी बड़ी श्रद्धांजलि यात्रा नेताजी की थी। तो नेताजी और समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का जो भावनात्मक रिश्ता है उत्तर प्रदेश की सरजमी से, एक एक कोने से वो लोग वाकिफ हैं। और वो लोग कोई योजना बनाते हैं ना, जैसे मैंने लैपटॉप की बात किया तो मैंने इसलिए कहा कि उनके लिए जात पात कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए जो भी उपयुक्त व्यक्ति है, जिस परिवार को भी लाभ मिलना चाहिए, वो बिना भेदभाव के, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे मदद करते हैं। तो ऐसे तो भाजपा भी कहती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। जो आवाज देने की बात हो उसमें भी हम ना तो हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम देखते हैं, ना अगड़ा देखते हैं, ना पिछड़ा देखते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और भाजपा का विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल नारा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कथनी में और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के जानती हैं 600। लेकिन आप मेरे सवाल को घुमा दिए। मैंने ये पूछा था आपसे कि जो वहां पर गेमिंग के लिए इतना अच्छा स्टेडियम बनाया गया सैफई में, वो तो कोई काम का नहीं है। वहां पर होता है। उसके बाद जो आप कॉलेज चल रहा है वहां पे बच्चे जो स्पोर्ट्स कॉलेज में है उसमें स्टेडियम में जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आरोप निराधार। कोई बहुत बड़ा गेम वहां पे हो रहा है क्या? अब योगी जी की सरकार में सोचिए कि हेलीपैड योगी जी की सरकार में सोचिए कि आप गेम हो सैफई में। योगी आदित्यनाथ जी हमारा JPNIC जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी थे, जिनकी स्मृति में सब पैसा बर्बाद कर दीजिए उधर बनवा के, जिनकी स्मृति में 90% काम पूरा हो चुका था। 800 करोड़ से ऊपर रुपए लगे थे। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का ऑडिटोरियम था। वो ऐसा बिल्डिंग है, आप भी देखी होंगी JPNIC को, लोक नारायण जयप्रकाश जी के नाम पे बना हुआ है, अंबेडकर पार्क के सामने, आपने देखा होगा।
पूजनीय अंबेडकर जी के जो पार्क है उसके जस्ट सामने बना हुआ JPNIC, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, उस पर हेलीपैड तक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का इकलौता बिल्डिंग है जिस पर हेलीपैड, अरे योगी जी भी उतार लेते, क्या फर्क पड़ता था। लोग भवन में बैठ रहे हैं तो हमारे JPNIC में हेलीकॉप्टर उतार रहे तो क्या फर्क पड़ता। 90% हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने काम करा दिया था, 10% काम करा तो नहीं करा इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी डफर पॉलिटिशियनों की भरमार वाली पार्टी है। मैंने एक शब्द बोला है, इसको कोट करिएगा, डफर पॉलिटिशियन है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, रात दिन जो बयानबाजी करते हैं, ये डफर पॉलिटिशियन है। इतनी बड़ी बड़ी बात मत बोलिए और इस चैनल पे मत बोलिए, हमें अपना चैनल नहीं बंद कराना है। ये तो सच बात है। बस देखिए, एक बात समझ लीजिए, जनता का दर्द जब हम अपनी आंखों से निहारते हैं और जनता के दर्द को जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा क्या और किया क्या। भारतीय जनता, नौजवानों को देखिए कितने महंगे महंगे डिग्रियां लेकर के वो घूम रहे हैं। आज उनके परिवार में आय का स्रोत नहीं है। नौजवान पढ़ लिख करके मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी का मजदूरी कर रहा है, 500 रुपए के आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में वो भी आंकड़े गिनाते, हमने इतनी दे दी, इतनी करोड़ नौकरियां दे दी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सरकार में सिर्फ सब्जियों की मंडी नहीं लगती है, मजदूरों की भी मंडी लगती है। कभी पल्लवी जी आप जाइएगा, हाँ, यही हमारे चौराहे पे भी लगती है मजदूरों की मंडी। इससे बड़ा भारत में क्षोभ क्या हो सकता है कि मजदूरों की मंडी लगती है। इससे बड़ा एक भयानक तस्वीर हिंदुस्तान की क्या हो सकती है। ये मोदी जी और योगी जी के राज में हुआ है। मजदूरों की मंडियां लगती है। मजदूर आकर के सुबह एक टिफिन में खाना लेकर के आते हैं, प्लास्टिक में बांध करके, अखबारों में खराब तो अगर आप आएंगे सरकार में तो आप कौन सा रोजगार का नया एजेंडा लाने वाले हैं भाई? मैं बता रहा हूँ आपसे कि ये हमारे वाक्य नहीं है, ये मैंने कई बार बोला डफर पॉलिटिशियन है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ये नहीं, ये सारे हम अपने साइड से सेफ रह रहे हैं भाई। पल्लवी जी आपको सेफ रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि डफर पॉलिटिशियन है। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान के किसी कोने में मैंने मनीष सिंह पर आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कह रहे हैं कि जनता को छाला है, धोखा दिया इन लोगों ने। राजनीति में हमारे पूजनीय लोहिया जी कहते थे कि जनता से जो वादा करो उसको पूरा करो, उतनी ही बात कहो जितना तुम कर सकते हो। जनता को छलोगे तो जनता तुम्हारे जिस सिंहासन पर बैठाई है उसी सिंहासन से जनता उतार कर सड़क पर ला देगी। हमारे सामने हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, दुनिया के बहुत सारे देश इस बात के गवाह हैं कि जनता जब सड़कों पर आती है, बड़े बड़े सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश सड़क पर उनको जाना पड़ता है। एक बात हम आपसे कह रहे हैं कि नौजवानों को मत ठगिए। ठीक है, लेकिन आप आएंगे तो आप लोग कौन सा ऐसा चक्र घुमा देंगे कि सबके हाथ में नौकरी आ जाएगी? एक बात जान लीजिए, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पर एक भरोसा है और उन्होंने जो कहा है हमारी पार्टी में तो नाराज क्या करेंगे ऐसा नौकरी के लिए? कौन सा नौकरी नया पैदा हो जाएगा अचानक? हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपसे, जो कहा वो करके दिखाया उसका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। धरती और गगन में अभी जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। श्री अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में पब्लिक डोमेन में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, समाजवादियों की हुकूमत आएगी। तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में योगी जी अपना मुकदमा वापस लेते हैं, लेकिन समाजवादियों की जो सरकार होगी, जो पीडीए की सरकार होगी, जो सामाजिक न्याय के आधार पर बनने वाली सरकार होगी, वह 17 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में जो पद खाली हैं, सबसे पहले उन कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके पास किया जाएगा कि जिन विभागों में सरकारी पद खाली है उन पर योग्य युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दिया जाए। और दूसरा काम, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तीसरा काम, पद का सृजन करेंगे। क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, पद का सृजन बहुत पहले बंद कर दिया गया है। इस सरकार में पद का कोई सृजन नहीं हुआ है। हम पद सृजित करेंगे, नए नए विभाग बनाएंगे और नए नए विभागों को बनाने के बाद से, इसलिए कि लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, आवश्यकताएं बढ़ी, और अब तो एआई का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब जमाना आ गया है। अब इस जमाने में हमको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपने शुरुआत में ही कहा कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने अभी डिजिटल यूथ की बैठक किया। 200 यूथ आए थे पूरे उत्तर प्रदेश से। वो हमारी एक शुरुआती बैठक थी। जानती हैं क्या एजेंडा सेट हुआ है? हम बता रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, जो गांव-गांव में जागरूकता का काम कर रहे हैं, जो गांव के लोगों को मुद्दा उठाते हैं, कस्बाई मुद्दे उठाते हैं, शहरी मुद्दा उठाते हैं, और जब उन पर वो बात करते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं। एक एक लोगों के 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन तक व्यूज जाते हैं। एक एक हजार, 2-2 हजार लोग उसको शेयर करते हैं। तो वो जो नौजवान समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, जब मेन स्ट्रीम मीडिया
गवर्नमेंट के अधीन हो चुकी है, अपनी स्वतंत्रता खो चुकी है। उस दौर में ये इन्फ्लुएंसर जो है, जैसे आप जैसे लोग हैं, जो समाज का आईना बनकर के समाज की बातों को आप कहती है, अगर मुझसे भी कोई सवाल है तो ये बात ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाए, अपनी रणनीति उन्होंने तय की होगी। उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सत्ता पक्ष की बात करता है, विपक्ष की बात नहीं करता है। लेकिन अखिलेश जी भी फिर उन्हीं चैनलों पर जाकर जो है वो पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, अपनी बात रख रहे होते हैं। मजबूरी है। पल्लवी जी एक बात हमने, आप बताइए किस डिजिटल क्रिएटर को अखिलेश जी ने खुलकर इंटरव्यू दिया है? पल्लवी जी, मोदी जी पे कहा जाता है कि वो नहीं बोलते। पल्लवी जी, बोलिए ना। एक बहुत अच्छी बात आपसे बताया है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी कौन सी कंपनी का चैनल है उन लोगों नहीं देखते हैं। वो अगर गोदी मीडिया भी बोलेंगे, मोदी मीडिया भी बोलेंगे, बिकाऊ मीडिया भी बोलेंगे और बाद में अपनी बात रखने के लिए उसी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं। अगर आप डिजिटल क्रिएटर, सुनिए ना, आप डिजिटल क्रिएटर को लखनऊ में बुलाते हैं, अपना एजेंडा सेट करते हैं, उनको कोई एक ढंग का चैनल नहीं दिखता है जिसपे वो पॉडकास्ट कर सकते हैं। करेंगे। और उन्होंने लगातार यूट्यूबर्स मीडिया को जो है उन्होंने बयान दिया है। राष्ट्रीय भीड़ में माइक लगाकर बात करना और 1-to-1 बात करना, दोनों में अंतर होता है। जब वो अड्डा लगाते हैं, जब उन चैनलों में अड्डा लगता है तो अखिलेश जी भी प्रॉपर समय देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़े चैनलों में बात करना और बड़े चैनलों में बात करने से उन्हें ऐसा लगता है कि उनका स्टेटस मेंटेन होता है। लेकिन जो छोटे क्रिएटर हैं, जो गांव में एक तरीके से मैसेज, गांव का मैसेज जो है वो सत्ता के गलियारों तक पहुंचाते हैं। आप बताइए किस डिजिटल क्रिएटर्स को पॉडकास्ट या इंटरव्यू जैसा अखिलेश जी ने समय दिया या कोई भी विपक्षी पार्टी समय दिया? कोई नहीं देता है। हम तो वो हैं कि हमें सरकार के लोग कहते हैं कि ये विपक्ष की पार्टियों की तरफ से चलते हैं, और विपक्ष वाले वो हैं जो हमारे साथ ही नहीं खड़े होते हैं। हम पर अगर सरकारी डंडा चलता है ना तो विपक्ष का कोई मिलता भी नहीं है जो ये कह दे कि घाव लगा होगा। तो हम तो वो हैं। पल्लवी जी, आपको हमारे श्री अखिलेश यादव जी पर बहुत ही एक प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जब मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों के सामने बैठते हैं ना, तो उनके सामने ही उनकी बताते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से बहुत ईमानदारी का काम किया है। वहां पर ही उनके द्वारा दिखाए गए खबरों को, उनके द्वारा प्रायोजित खबरों का खंडन भी उन्हीं से करवाते हैं। तो ये हमारे नेता की हिम्मत है कि उनके सामने भी बैठते हैं तो आंखों में आंखें डाल करके सत्ता से भी सवाल करते हैं, और सत्ता की चाटुकारिता में जो बातें मेन स्ट्रीम की मीडिया की तरफ से कही जाती हैं, उन एंकर्स को भी वहीं पर वो बात कहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर गलतियां की हैं। ठीक है। तो देखिए पल्लवी जी, आने वाला समय आप ही का है। आने वाला समय आप जैसे जो नहीं, मैं अपनी बात रख रही हूँ, क्योंकि इस तरीके का मैसेज पहुंचाने का हमको भी कोई प्लेटफॉर्म जल्दी मिलता नहीं है। तो मनीष जी के द्वारा हम ये मैसेज पहुंचा रहे हैं लोगों तक, उन तमाम नेताओं तक जो ये कहते तो हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो विपक्ष की आवाज़ नहीं दिखाता है। अभी राहुल जी जो यात्रा लेके निकले थे, बहुत आरोप लगा कि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है। लेकिन जब बात करने की बात आती है तब कोई हमारे प्लेटफॉर्म पर आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्यूवरशिप नहीं है, या हम उतना महंगा सेटअप नहीं रखे हैं, करोड़ों का हमारे पास कैमरा नहीं है, इसलिए नहीं आते। सवाल तो हम भी पूछ सकते हैं। पल्लवी जी, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, और मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। आपके बिना बुलावे, आपके किसी अधीनस्थ के कहने पर मैं आपके चैनल पे आया हूँ। मेरी पार्टी न छोटा देखती है न बड़ा देखती है, न बहुत बड़ा सेटअप देखती है न बहुत छोटा सेटअप देखती है। हम अगर आपसे भी बात कर रहे हैं तो अपनी पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर बात कर रहे हैं, आपसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोग को सिखाया है, हम लोग को ट्रेंड किया है कि अपनी बात किसी के साथ भी कहो तो जिससे जनता का भला हो वही बात करना। इसलिए पल्लवी जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस बात का हम भरोसा दे रहे हैं, क्योंकि मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। उस जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि आने वाला समय आप लोगों का है। आप लोगों ने जिस तरह से वो हमने खुद बनाया है मनीष जी, हमें कुछ खैरात में नहीं मिला है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर अभी आप बैठे हैं, ये किसी बड़े करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति के द्वारा हाथ कंधे पे रख के खड़ा किया चैनल नहीं है। इस पे हमने काम करके यहाँ तक पहुँचाया है इसे। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक जो गैप रहा, जो खबरों का गैप रहा, जो हम डिजिटल क्रिएटर हैं जिन्हें कई बार यूट्यूबर और फेसबुक या पत्रकार करके भगाया गया है, कई प्लेटफॉर्म से भगा देते हैं कि अरे ये फेसबुक वाले, इनको हटाओ, इस तरीके की बेइज्जती हुई है। जबकि सच्चाई ये है कि जो जनता के सवाल रहे हैं, जो जनता के मुद्दे रहे हैं, उस पर लखनऊ और नोएडा से आने से पहले हम पहुंचते हैं, वही फेसबुक या पत्रकार पहुंचते हैं। तो ये हमने क्रिएट किया है, ये बेस हमने बनाया है। पल्लवी जी,
अपमान के बाद ही सम्मान मिलता है। आपने हम ये कह रहे हैं कि हमने ये सम्मान हासिल किया, लड़ के जीता है। मैं यहाँ पे तमाम जो भी हमारे भाई छोटे यूट्यूब फेसबुक पर काम करते हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमने ये यहाँ तक इतना अपने आप की जड़ें मजबूत की हैं कि अब डिजिटल क्रिएटर लोगों को भी ऑफिसों में बुलाया जाता है। कल तक जो खदेड़ के भगा दिया जाता था, बड़े बड़े तमाम चैनलों, तमाम पार्टी ऑफिस से निकाल दिया जाता था, अब वो लोग बुलाते हैं कि डिजिटल क्रिएटर को ढूंढ के लाओ, अपना मैसेज पहुंचाना है। तो ये हमने अपने आप से ये अपनी जड़ें मजबूत की हैं। इसके लिए हम लोगों की तारीफ होनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए। और हमारी पार्टी हमेशा से ये नाम और फेस देख करके हम लोग सम्मान नहीं करते हैं। हम लोग समाज के हर उस तबके का, समाज के हर उस वर्ग का और समाज में हर उस जागरूक व्यक्ति का आदर करते हैं जिसने सरकार से और विपक्ष से समाज का आईना बनकर के सवाल किया है। पल्लवी जी, तो आप अभी, अब हम लोग फिर से तारीफ हो गई, अब सवाल पे आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, लेकिन सपा को ये कहा जाता है कि वो मुसलमान और यादवों की पार्टी है। आप कोई चुनिंदा बड़ा पद बताइए जो इस दायरे से बाहर निकल के, पीडीए की तो आप बहुत बड़ी बात करते हैं, पीडीए के साथ चलने की बात करते हैं, कोई नेता बताइए ना जिसको आपने अपने पार्टी में बड़ा ओहदा दिया हो, जो इस चीज से निकलता हो, पिछड़ा दलित आदिवासी से आता हो। बस आप लोग चिल्लाते हैं, देते नहीं है। पद देने की बात आती है तो आप लोग भी परिवार में कहीं ना कहीं उलझ के रह जाते हैं। इस तरीके का आरोप लगता है आप लोगों पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नाम बताइएगा। श्यामलाल पाल जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो उत्तर प्रदेश में पूरी हमारी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने, और एक इतना स्वच्छ छवि के, उनके ऊपर कोई दाग नहीं, वो अध्यापन के क्षेत्र से आए हैं। उन्होंने समाज में रहते हुए समाजवादी नीतियों का काम करते हुए उन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया हुआ है। वहां से श्यामलाल पाल जी समाज में एक आईना बन करके समाजवादी पार्टी की नीतियों के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारी पार्टी का जब गिनती में बता पाएंगे आपने कितने पिछड़े दलित आदिवासियों को अपने पार्टी में स्पेस दिया है? एक बात समझिए, हमारी पार्टी में 80% से ऊपर लोग समाज के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जो इन वर्गों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को जब हमारी पार्टी के संगठन का ढांचा आप देखेंगे, अनुसांगिक संगठनों का जब आप ढांचा देखेंगे, तो एक एक पद पे बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक बार एक सवाल खड़ा किया हमारे बहुत पार्टी के सीनियर नेता है और सांसद हैं इस समय राज्यसभा में, श्री रामजी लाल सुमन जी। रामजी लाल सुमन जी वो बेस्ट ओरेटर, अपने जमाने के हीरो ऑफ पार्लियामेंट का जिन्हें एक अवार्ड मिला है। रामजी लाल सुमन जी जब सदन में बोलते हैं तो गरीबों की बात करते हैं, जिस तरह से बात रखते हैं सरकार हिल जाती है। रामजी लाल सुमन जी केंद्रीय मंत्री रहे, दलित वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्होंने समाज में सभी वर्गों के हितों की बात किया। एक एक नाम अगर आप पूछेंगे, मैं गिनाने लगूंगा तो सुबह से लेकर के शाम हो जाए तो नाम ना खत्म हो। समाजवादी पार्टी इसीलिए तो जमीन पर लड़ते हुए दिखी है, जिसने एक ऐसा आईना खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी उस आईने को तोड़ नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तो अब कैसे तोड़ना है भाई? 250, आप लोग 100 पे आ गए, अब कितना तोड़ना है? 47, हम 2017 में 47 सीट पे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखा नहीं किया, 80 सीटों पे हमें हरा दिया गया। आपको बड़ी हैरानी होगी कि 5000 से कम वोट 80 सीटों पे हमें हराया गया है, 80 सीटों पर। और पल्लवी जी आप देखिए, तो आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। आप लोगों के साथ खेला हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है, गेम हो जाता है, लेकिन आप लोग विरोध नहीं कर पाते। फिर आप कहते हैं कि हम सबसे मजबूत पार्टी। पल्लवी जी, अब इनके साथ खेला होने जा रहा है और वो खेला जनता करने जा रही है। जब नौजवान सड़कों पर उतरने जा रहा है, आप जनता का सुनिए ना मनीष जी, आप लोग कहते हैं कि फला सीट पे ऐसे ऐसे हमारे साथ छल हो गया और हमारी सीट जो है वो हम हार गए। आप जनता का जो वोट, जो आप पे भरोसा करके लोग देते हैं, आप उसे भी नहीं बचा पाते हैं। तब तो आप एक बात बताइए, आप पल्लवी जी एक बात बताइए, बांसगांव के जो सांसद हारे हैं, चुनाव जीते हैं, कमलेश पासवान जी, क्या उस सीट पर उनको जिताया नहीं गया है? जो हमारे कैंडिडेट थे गठबंधन के, सदल प्रसाद जी, क्या उनको जबरदस्ती हराया नहीं गया है? पूरा उत्तर प्रदेश ने, हिंदुस्तान जानता है कि सदल प्रसाद जी को बांसगांव में हराया गया सरकारी मशीनरी पर, और कमलेश पासवान जी को जिताया गया। तो मतलब देखिए, मशीनरी का खेल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन एक बात पूरी मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ आपके साथ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर लें। इसी गोरखपुर मंडल की बात करें, 32 सीटें हैं इस गोरखपुर मंडल में, 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी, 30 सीटों पर।
विधानसभा में। आप ये हमेशा दावा करते नहीं, हैं। नहीं, मैं हमेशा नहीं। ये लाइन मैंने कई बार आपके मुंह से सुनी हाँ तो कि मैं हम- कह रहा हूं ना, कैसे करेंगे? अभी कितनी है बताइए? क्या? अभी 32 में से शून्य कितने से सीट? शिखर तक जाएंगे, शून्य से शिखर तक जाएंगे। इसी गोरखपुर मंडल को जीतना है। 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में, 17 मंडल की रणनीति अलग है। 18वां मंडल गोरखपुर में हराने की रणनीति, और यहीं पर उलझे रहेंगे योगी जी, जो यहाँ के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री जी ना, यहीं उलझे रहेंगे गोरखपुर मंडल में। जानती क्यों कह रहे हैं? कैसे, क्या करें? इसलिए कि जब देवरिया जाते थे, कुशीनगर जाते थे, मोदी जी को लेकर के, अमित शाह जी को लेकर के, नितिन गडकरी जी को लेकर के, तो कहते थे कि ये चीनी का कटोरा है, हम आएंगे सत्ता में तो चीनी मिल देंगे। हाँ, सुन लीजिए। इसी चीनी की चाय पियेंगे। हाँ, इसी चीनी की चाय पियेंगे। गोरखपुर से लेकर के देवरिया चले जाते हैं। देवरिया को कहते हैं योगी जी, जब लोगों को लुभाना होता है तो जाते हैं, तो कहते हैं जानती क्या, ये देवरिया तो मेरा आंगन है। कभी कभी बड़ा भावनात्मक रूप से भाव विभोर करने वाली भाव भंगिमा बनाते हैं। शब्द का कोट करिएगा यार, कि भाव विभोर करने वाली भाव भंगिमा बनाते हैं। वैसा चेहरा है नहीं उनका, लेकिन वो कभी कभी लोगों को भाव विभोर करने के लिए, वोट में तब्दील करने के लिए लोगों को भाव भंगिमा बना करके बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उसी देवरिया, जो आपका गोरखपुर में आप चलते हैं तो कहते हैं कि आंगन है, तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ा तस्करी का अड्डा है। हमारा देवरिया जनपद इस समय शराब की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है। कुशीनगर शराब की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है। गोरखपुर मंडल के रहने वाले योगी आदित्यनाथ जी देवरिया और कुशीनगर में शराब की तस्करी नहीं रोक पाते हैं, और उत्तर प्रदेश को खूबसूरत बनाने चले, लश्कर बन करके तस्करी करते हैं। अब आप कल्पना करिए ना, हमारे रामपुर कारखाना विधानसभा में आपको जान करके हैरानी होगी पल्लवी जी, 48 चौराहा है और 123 शराब भट्टियां खुली हुई है। नौजवान आए दिन सड़कों पर मर रहे हैं, रोज उनकी मृत्यु हो रही है। आपने क्या आपने व्यवस्था किया है? शराब भट्टियां गली गली मोहल्ले मोहल्ले आपने शराब भट्टियां खोल दी है। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा आपने शराब का पूरा जखीरा खड़ा कर रखा है जहां हर गली मोहल्ले में आपने शराब भट्टी खोल दिया। एक स्कूल खोला नहीं आपने, एक आपने अस्पताल खोला नहीं आपने। कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिया। मेडिकल कॉलेज देवरिया का मरीज को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर करता है। जिला अस्पताल हमारे पास है नहीं, रोडवेज का हमारा बस स्टेशन है नहीं। बन रहा है, सब बन कहाँ बन रहा है? चुनाव आने तक सब बना दिया जाएगा। पल्लवी जी बात ठीक है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष में रहकर इस तरीके के आरोप लगाना आसान होता है। पल्लवी जी ठीक है, 9 बरस से आप सरकार में हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी। अगर सिंगल इंजन की सरकार होती तो आप कह सकते थे, लेकिन अब जनता आपको क्या, भर भर के जनता ने वोट दिया है आपको। अब जनता को क्या आपसे उम्मीद थी कि आपने उन मुद्दों को जो खड़ा किया, आपका ही बनाया मुद्दा है। अभी आप चीनी मिल की जब बात करेंगी तो ये भाजपा ही जानती है क्या कहेंगे सब, ये भाजपा ही कहेंगे सब कि अरे वो तो कोर्ट में मामला चल रहा है। अरे भटनी चीनी मिल का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, देवरिया चीनी मिल का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, गौरी बाजार चीनी मिल का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है। तुम नई चीनी मिल तो बैठा दो, 2500, 3000, 3500 करोड़ रुपए दे करके नई चीनी मिल तो तुम बैठा सकते हो, लेकिन नया उद्योग नहीं खड़ा करेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र का नाम है रामपुर कारखाना। रामपुर में एक कारखाना नहीं है सुई बनाने का, न लघु उद्योग है, न सूक्ष्म उद्योग है, न भारी उद्योग है, किसी तरह का कोई उद्योग नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए हैं, लखनऊ में बैठे हुए, देवरिया में बैठे हुए। अब आपको उद्योग खड़ा करने के कहां पर जनता सरकार दे दे? क्या अमेरिका में सरकार बनवा दे जनता? जमीन नहीं है देवरिया में, जमीन नहीं है देवरिया में। देवरिया में जितनी जमीनें हैं उतना तो अन्य जनपदों में नहीं है। हमारे पास, हमारे ही विधानसभा में 47 किलोमीटर छोटी गंडक का पाट है, दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी जमीनों की लैंड्स खाली है। आप खड़ा करिए ना। और जमीनें क्यों नहीं है? आपकी रैली के लिए जमीन मिल जाती है। आप अभी मोदी जी आएंगे तो रैली करने के लिए आपको 50 बीघा की जमीन मिल जाएगी, और जनता को उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। एक आपने पॉलिटेक्निक नहीं खोला, एक आपने ITI नहीं खोला, एक आपने महिला डिग्री कॉलेज नहीं खोला, एक महिला डिग्री PG कॉलेज नहीं खोला। आपने कोई आपने संस्था ही नहीं खड़ा की देवरिया में। और सियासत करेंगे, बदजुबानी करेंगे, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। एक देवरिया का सदर का विधायक है, रात दिन केवल हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ा रहता है। वो कहीं मस्जिद देख लेगा तो जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड बिदक जाते हैं, वैसे ही मस्जिद देख करके बिदक जाता है वो विधायक। वो इतने ईमानदार। आप मुझे बताइए पल्लवी, सुनिए ना, सुनिए ना पल्लवी जी, उस ईमानदार विधायक, उस ईमानदार व्यक्ति से आप जब पॉडकास्ट कभी करिएगा या बात करिएगा, या आपने किया होगा तो आगे चल के पूछ लीजिएगा कि विधायक जी बहुत ईमानदारी की बात कह रहे हैं, तो गीता पर हाथ रख करके, अरे वो हिंदू हृदय सम्राट बनते ही हैं, पूजा पाठ करते, मैं भी करता हूं पूजा पाठ, कहिएगा गीता पर हाथ रख के कहिए ना कमीशन नहीं लेते हैं आप।
40% कमीशन लिया जाता है विधायक निधि। 40% मतलब समझ नहीं आप, जो विधायक निधि को 5 करोड़ रुपया मिलता है उसमें 40% कमीशन लिया जाता है। 40% कमीशन जाती है। ये नहीं, इस तरीके का आरोप नहीं नहीं, आरोप नहीं है। अरे गीता की कसम खा के कह देना कि नहीं लेते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है क्या? हवा हवाई नहीं बात तो कर मेरे रहे को हैं? मानहानि का मुकदमा कर दो, मेरे प्रूफ नहीं है तो। मैं जानता हूं कि किस कंपनी से उन्होंने सोलर लाइटें लगवाई है, किस कंपनी से हाई मार्क्स लगवाया है, किस कंपनी ने उनको पैसा दिया, मैं जानता हूं। मेरे पास तो एक एक एविडेंस है ना, मैं हवा में बात नहीं करता पल्लवी जी। तो आप शिकायत कर दीजिए। एक एक विधायकों का मेरे ऊपर मेरे पास तो आप दस्तावेज है। शिकायत कर दीजिए, आप क्या किस इंतजार में करेंगे बैठे? जनता के सामने? अभी आने दीजिए ना चुनाव। देखिए, हमेशा एविडेंस का जो प्रारूप है उसको जनता के सामने दिखाया जाता है, इसलिए कि वो जनता से वोट लेकर के जीत के आए हैं, इसीलिए उनकी कारगुजारियों को हम जनता के बीच में बताएंगे। इन विधायकों ने 40% कमीशन लिया, जनता का पैसा लूट लिया इन लोगों ने। विपक्ष में रह के ये सब आरोप लगाना बहुत 5 करोड़ आसान रुपए होता है। साल में मिलता है। पूछिएगा कि 20 करोड़ रुपया मिला है 4 वर्ष में सलभमणि त्रिपाठी को। हमारे यहाँ सुरेंद्र चौरसिया जी हैं, सूर्य प्रताप शाही जी हैं, निषाद जी हैं, क्या बोलते हैं वो साका बाबा हैं, बरहज के विधायक हैं। मैं तो देवरिया के लोग के बता रहा हूं ना आपसे। 20 करोड़ रुपए मिले अभी तक, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा तो 25 करोड़ होगा। इनकी विधायक निधि में 20 करोड़ में जानती हैं कितना कमीशन मिला होगा इनसे? 8 करोड़ रुपए कमीशन, 8-8 करोड़ रुपए, 7-7 करोड़ रुपए। और हमारे देवरिया में तो सब लोग जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी में ठेके के लिए ये बैठकें तक कर लेते हैं। आपको जान करके ताजुब होगा कि नगर पालिका में, नगर पंचायतों में काम लिखने के लिए जो विधायक का पैड ये लोग देते हैं, उस पैड पर भी कमीशन लेते हैं। क्या पल्लवी जी, ये लाव लश्कर लेके जो घूमते हैं ना, 5-5 गाड़ियां, 10-10 गाड़ियां, ये सारा आरोप मनीष जी द्वारा लगाया जा रहा है। अरे मैं ये इसका- क्यों ना करूं कि आप आरोप लगा रही हैं? मैंने ये कहा इसका कि इस मैं- प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं, नहीं। मेरा इस और आप मतलब जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, एक बात, और दूसरी बात ये कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सच है या नहीं, ये जांच हम तो कर नहीं सकते। हम आपकी बात को बस एक मीडिएटर की तरफ, माध्यम की तरफ पहुंचा सकते हैं जनता तक कि देखिए मनीष ये आरोप लगा रहे हैं। बाकी जो आप ये कह रहे थे ना कि उनको हिंदू मुस्लिम से ज्यादा प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं कि जब सरकारी पैसे से सड़क बनती है, जब उस सड़क पे हिंदू भी चलता है, उस सड़क पर मुस्लिम भी चलता है, तो वो क्यों नहीं जो है वो हमारी बात मानेगा या हमारे फेवर में होगा, या हम उससे सवाल क्यों नहीं कर सकते? अगर सड़क उनकी बन बात रही क्यों मानेगा? आम आदमी उनकी बात क्यों मानेगा? वो है क्या? नहीं, जो आप कह रहे वो मुसलमानों से वो चिढ़ते हैं ना, जनता के नौकर हैं। विधायक, सांसद, सरकार जनता के नौकर होती है। बात तो सही है। नागरिक सबसे प्रथम है, नागरिक के हित सबसे प्रथम है। अगर विधायक ये समझता हो कि वो लश्करी से अपना तामा झामा दिखा करके टेलरबाजी में जनता को गुमराह अगर कर कोई देगा, मस्जिद सड़क के बीच में आएगी तो उसे तोड़ा जाए या नहीं? बोलिए। अब ये आपके वोटर्स पे ये सीधा सवाल जाएगा। ठीक है, अगर न्यायालय कोई फैसला देता है, न्यायालय कोई बात कहता है, तो न्यायालय का बात स्वीकार है। लेकिन न्यायालय की बात स्वीकार है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला देश है। क्या विधायक चलाएगा? क्या विधायक बताएगा कि ये मस्जिद तोड़ देंगे हम? क्या विधायक कहेगा कि मजार तोड़ देंगे हम? तुम हो कौन? तुम आज विधायक हो, कल नहीं रहोगे तुम। कल नहीं रहोगे। लेकिन मंदिर, मस्जिद, हमारी सामाजिक एकता, धार्मिक एकता यहीं पर रहेगी। हम इन सभी चीजों को छोड़ करके चले जाएंगे। न्यायालय फैसला करेगा वो मान्य है, लेकिन विधायक फैसला करेंगे तो सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा और सवाल के खिलाफ हम लड़ेंगे। इसलिए ये राजनीतिक हित को पूरा कर, कोई काम तो किया नहीं है। आप ही ने कहा, आप ही के सामने ये बात हुई जब देवरिया सदर के ये विधायक है, देवरिया शहर के विधायक है, जिला अस्पताल तक नहीं बनवा पाए। इसी लंपटाई में और टेलरबाजी में घूमते रहिए, एक जिला अस्पताल बनवा नहीं पाए, एक रोडवेज का बस स्टेशन बनवा नहीं पाए। सड़क की सारी बस स्टेशन पे उन्होंने कहा कि बस जमीन आवंटित हो गई है, सब कागजात हो गया है। अब वो जो अस्पताल, सदर अस्पताल की बात हो रही है, कह रहे जमीन ही नहीं मिल रहा है, जमीन ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से करा पाएंगे? नहीं, उनको जमीन नहीं मिलेगा, उनको जमीन नहीं मिलेगा। अपना घर बनवाने के लिए करोड़ों का महल, व्हाइट हाउस बनवा लिया उन्होंने, उसके जमीन मिल गया उनको। अब पर्सनल अटैक पे चले जा रहे हैं। यही समस्या है। राजनीति में कुछ पर्सनल नहीं होता है। राजनीति में मैंने अगर कदम रखा है तो हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब कुछ जनता के सामने होना चाहिए। कैसा पर्सनल क्या होता है? पर्सनल मतलब क्या होता है? आप अपने बच्चों को महंगी महंगी शिक्षा दिलाएंगे और गांव का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा, वो भी उसको सुविधा नहीं दीजिएगा, उसके बाद सवाल खड़ा करिएगा। ऐसा नहीं होता पल्लवी जी। राजनीति में आपका एक एक कदम जनता के सामने होना चाहिए। आपको करोड़ों की जमीन खरीद करके करोड़ों का मकान बनवाने के लिए पैसा आ गया आपके पास, और लोग रोडवेज के लिए मांग कर रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है? ऐसा नहीं होता पल्लवी जी।
अगर आप छप्पर के नीचे रहते हैं और जनता रोडवेज के बस पकड़ने के लिए जाती और छप्पर के नीचे खड़ा होती तो कहती कि अरे ठीक है, विधायक जी भी छप्पर के नीचे रहते हैं। विधायक जी तो आलीशान महल में रहते हैं, कुर्सी लगाते हैं, जैसे मालूम पड़ता है कि राजसी प्रथा चली आ रही है, डिक्टेटरशिप चल रहा है। देवरिया की धरती है, देवरावा की धरती है। बहुत बड़े बड़े भूपत और सुरमा आए और निपट के चले गए, पता नहीं चलता है। देवरिया के लोग जितना स्वागत करते हैं उसी तरह विदाई भी करते हैं। क्योंकि देवरिया के सौहार्द से इसलिए मतलब इनको नहीं है कि ये देवरिया के रहने वाले नहीं है, ये बाहरी जिले के हैं। देवरिया के होते तो पता होता कि देवरिया की कीमत क्या है। पर जनता ने विश्वास इनके विश्वास, ये तो 5,000 वोट ना पाए। अगर अपनी पार्टी का नाम हटा दे तो ये 5,000 वोट ना पाए। इनको पूछता कौन है? कौन पूछता है? ये जो ये हमारे नेता का और हमारी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी नहीं होते तो इनकी जान नहीं बची होती। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, हजरतगंज में लाठियों से पीट करके मायावती जी ने सीधा करवा दिया था इनको। सैकड़ों लाठियां पड़ी थी। और जिस समाजवादी पार्टी को ये गुंडों की पार्टी कहते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता गए थे इनको जान बचाने के लिए हजरतगंज चौराहे पर। समझ रही हैं आप पल्लवी जी? इनकी जान बचाई है समाजवादी पार्टी की। और इतना मौका परस्त आदमी समाजवादी पार्टी जिस कार्यकर्ताओं ने मेरा 40 मिनट का पॉडकास्ट था, उसमें एक बार भी उन्होंने गुंडा पार्टी नहीं कहा था। किससे? मेरी 40 मिनट के पॉडकास्ट में। अच्छा, पॉडकास्ट किया क्या आप? हाँ, हो चुका है। हो चुका है। तो ये जो भी सवाल आप बता रहे हैं, बड़ी बात ही नहीं बताई आपने कि तो जो भी आप सवाल बता रहे हैं वो मैं पूछ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा पॉडकास्ट हो चुका है। अरे आगे कर दीजिएगा। जब देवरिया शहर में जाइएगा और पब्लिक से आप जब बात करिएगा तो उसी समय पूछिएगा ना, आप पूछिएगा कि देवरिया में क्या क्या है, क्या क्या नहीं। उस शहर की सीट पर जरा पूछ लीजिएगा एक बार, देवरिया के लोग इनके बारे में बता। और जिस मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज इतना बेहतरीन बनाया गया है कि दूर दूर से बच्चे जो है उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आते हैं। बताइए, ये बच्चे जो यहाँ से पढ़ के जाएंगे, पूरी बात तो सुन लीजिए। वो कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज में बाहर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। अब ये जब बच्चे इस मेडिकल कॉलेज से पढ़ के देश के अलग अलग कोने में जाएंगे, जब इनसे पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे ना कि डेरावा बाबा मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आए हैं। सोचिए, दुनिया भर में इस मेडिकल कॉलेज का नाम होगा, फिर भी आपको परेशानी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट का नहीं है, और उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। इनके प्रस्ताव पर मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। जब हमारे जिला अस्पताल को योगी जी ने और बाबू ब्रजेश पाठक जी, जो रात दिन क्रीम पाउडर लगा करके बयान देने के लिए खड़े हो जाते हैं, वही ब्रजेश पाठक जी ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। हमारा बना बनाया जिला अस्पताल बाबू मोहन सिंह जी के नाम से था। देश के महान समाजवादी हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने उनके नाम पर उस जिला अस्पताल को संचालित किया था। बाबू मोहन सिंह जी के नाम पर बना हुआ जिला अस्पताल। मोहन सिंह जी पहचान थे देवरिया के, हमारे पुरखे पूर्वजों की पहचान है हमारी देवरिया। देवरावा बाबा जैसे महापुरुष की वो पहचान है, अमर शहीदों की वो पहचान है, स्वाधीनता आंदोलन के नायकों की पहचान है देवरिया। और उसको क्या किया इन्होंने? जिला अस्पताल को अपग्रेड करके दे दिया मेडिकल कॉलेज को। हमारा तो जिला अस्पताल ही प्राइवेट कंपनी को दे दिया इन्होंने, और हमारा जिला अस्पताल का यही नहीं है। मैंने यक्ष प्रश्न आपके सामने पल्लवी जी छोड़ा है। आप भाजपाइयों से जब भी बात करिएगा पूछिएगा कि क्या शराब की तस्करी होती है कि नहीं होती, और उस शराब की तस्करी का पैसा किसके पास जाता है। पूछिएगा ये सवाल। मैं आपके सामने सवाल छोड़ के जा रहा हूं। पूछिएगा कि आपके रोडवेज के लिए देवरिया इतना पुराना जनपद, उसके पास एक बस स्टेशन नहीं है, इससे बन रहा है। अरे कहाँ बन रहा है? वो ईंट ही हमको दिखा दीजिए। वो पूजनी ईंट जो है, जिस पूजनी ईंट से, अरे पल्लवी जी, उस पूजनी ईंट को मैं भी देखना चाहता हूँ। जरा कोई भाजपा का दिखा दे हमको कि जो पहली ईंट रखी। और जब बनेगा तब आप क्या करेंगे? कब बनेगा? जब भी बनेगा, इस कार्यकाल में बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा। अरे कौन सा एक साल कौन सी ऐसी आधुनिक मशीन आ जाएगी कि इसी कार्यकाल में बन जाएगा? शुरुआत हो जाएगी। आप कह रहे हैं ना पूजनीय ईंट दिखाने के लिए। बताइए, अब 9 बरस में आप, और जानती हैं बहुत बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं। और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात एक पल्लवी जी आपको बता दें, जो रोडवेज के जो परिवहन के सबसे बड़े मिनिस्टर हैं वो भी उस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, बाबू दयाशंकर सिंह जी। दोनों वहां से पैसा बटोरते हैं, राजनीति फिराक में घूमते रहते हैं झोला लेकर के। समझ रही है? वो उस जिले के प्रभारी मंत्री हैं। इससे बड़ा अब आप सोचिए कि सलभ मणि जैसा टेलरबाज विधायक, शशांक मणि जैसा बरगद वाला सांसद, और बाबू दयाशंकर सिंह जो परिवहन विभाग के मिनिस्टर हैं उस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही जैसा बड़ा नेता भाजपा का। हमारे पास बड़ा दुख की बात है कि हमारे पास बस स्टेशन, जिला अस्पताल नहीं है। हमारे पास बच्चियों को पढ़ने के लिए हमारे पास पीजी कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे पास, पॉलिटेक्निक नहीं है हमारे पास। विधानसभा जो किए वो नहीं बता रहे, बताया ना वो क्या किया। वो शादी के लिए जो उन्होंने विवाह घर बनाया है और ये सारी चीजें, इस पे नहीं बात कर रहे। कैसी
हम रामपुर कारखाना में वो विवाह भवन देखना चाहते हैं, दिखवा दीजिए। हम देवरिया में देखना चाहते हैं, विवाह भवन दिखवा दीजिए। हम पर पत्थरदेवा में सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री चीफ विवाह मिनिस्टर भवन बना है या नहीं बना है? नहीं, हमने तो नहीं देखा है। कहाँ है विवाह? अच्छा, हम देखना चाहते हैं, नहीं है। एक बात बता दें आपसे, राजनीति में ओहदे पर जाकर के बैठ जाना एक अलग बात है, जनता के लिए काम करना एक अलग बात है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा सिखाया है कि जनता से वही वादा करो जिसको तुम पूरा करो, और जनता के लिए वही काम करो जिससे उनके हक में फैसला हो, उनका हित न मारा जाए। हमें गाली दे करके, हमें जेल भेज करके, जानती हैं इन लंपट विधायकों ने कितने प्रधानों को जेल भिजवाया है अपने। अगर कोई प्रधान जी मेरे साथ मंच पे बैठ जाए समाजवादी पार्टी के, अगले दिन उनको जेल में भेज दिया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बुला लीजिए। क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? कोई जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके चल देगा, अगले दिन उसको जो है अपमानित करके उसको विधायक जी अपने घर बुला लेंगे, जेल भिजवा देंगे। ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी ये कहती है कि किसी भी परिस्थिति में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर विपक्ष में भी कोई व्यक्ति है तो उसका आदर और सम्मान होना चाहिए। पल्लवी जी, लोकतंत्र में सबका आदर और सबका सम्मान होना चाहिए। कभी अपने हक में, अपने हित के लिए दूसरे का हनन मत करिए। ये ईश्वर है, ये प्रकृति है, प्रकृति दोहराती है। जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों का चारित्रिक हनन करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों का इज्जत उतारती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेकर के निचले स्तर तक देश की जनता, आप मीडिया के खबरें तो नहीं देख रही होंगी इसलिए कि दिखाई नहीं जाता, लेकिन ट्वीट्स तमाम और आर्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कैसे कैसे बड़े बड़े नेताओं पे उंगलियां उठ रही हैं, कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। तो जब दूसरे का चरित्र आप हनन करेंगे तो आपका भी चरित्र बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं देवरिया के जो आरोप खास तो तौर पे बात, आरोप से भाजपा में लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है, सपा में भी लगता है। और सपा में लगे या ना लगे, ये भाजपाई ढिढोरा जरूर बताइए ना, बड़े मन से जब बड़े नेता ये कह दें कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, फिर आप लोग इस तरीके की बात करेंगे तो ये शोभा थोड़ी देता है। बोला गया था या नहीं बोला गया था? मैं एक लड़की हूँ। मैं पल्लवी जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए नहीं यूज करना चाहिए। नेताजी ने किस भाव में ये बात कर, ये जब भी लड़कियों से रेप का मामला आता है या बलात्कार का मामला आता है ना, तो ये वाली लाइन लगाकर बोली जाती है कि देखिए, इस तरीके के बड़े लीडर जब लड़कों को बढ़ावा दें और बोले लड़के हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, तो फिर ये क्या ही महिलाओं को सुरक्षित हम करेंगे? बता रहे हैं, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात है ना, तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जो काम किया ना, वो हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया। 10-90 योजना, पल्लवी जी, उसका आप सम्मान करती कि नहीं करती है? एक घर में रहने वाली बच्ची, एक घर में रहने वाली मां, अगर उसको कोई फोन करके, बात करके या किसी भी माध्यम से अगर प्रताड़ित करता है तो 10-90 डायल किया जाता था, तो वो पुलिस 10 मिनट में उसके घर पहुंच जाती थी। ठीक है ना? एंटी रोमियो योगी जी जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो एंटी रोमियो लेकर के पार्क में घूमते थे खोजने के लिए कि कहाँ कहाँ जो है प्रेमी जोड़ा बैठा हुआ है। अब इनको उत्तर प्रदेश के भविष्य निर्माण के लिए बनाया गया कि प्रेमी जोड़ा खोजने के लिए बनाया गया। ये घूम के प्रेमी जोड़ा खोज रहे थे, एंटी रोमियो चलाए थे। ये योजना कहाँ चली गई? लेकिन सबसे कारगर, अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे कारगर कोई हथियार है, आप एक बात बताइए, हमारे नेता की नीतियों पर लोग सवाल खड़ा करते हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन एम्बुलेंस सेवा थी कि नहीं थी पल्लवी जी? 102 एम्बुलेंस सेवा जच्चा बच्चा के लिए वो बेहतरीन सेवा थी कि नहीं थी? डायल 100 पुलिस 10 मिनट में सत्ता में नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं कि फोन मिलाते रह जाती हूँ, कोई उठाता ही नहीं है एम्बुलेंस का? नहीं, ऐसा सच अभी आपके सामने मिला के दिखाओ। वो तो योगी जी की सरकार में है। वही मैं कहूंगी। फिर मैं बोलूंगी तो आप बोलेंगे हम सत्ता में नहीं। सरकार आप 80 बार 102 नंबर और 108 नंबर पर फोन मिला के दिखाइए, अगर उठ जाएगा तो कमेंट में लिख कर बताइए। तो ये योगी जी की सरकार में हुआ। फिर आप बोलेंगे हम सत्ता में नहीं, हम रहते तो हम बेहतर चलाते। बेहतर नहीं चलाते। हमारे नेता ने तो विश्व स्तरीय उसका इंतजाम किया था। 108 102 गली मोहल्ले में मिलती थी। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। और वो एम्बुलेंस जानती है दुख कब हुआ? जिला अस्पतालों में सड़ गई। योगी जी ने पेट्रोल डीजल नहीं दिया गाड़ियों को, उनके जो ड्राइवर थे उनको तनख्वाह नहीं दिया, उनके जो कंपाउंडर थे उसमें जो नर्स थी हमारी बहनें, उनको नहीं पैसा दिया। दुख होता है। हमारी योजना अगर बेहतर है तो नाम बदलने के तो आप आदी हैं, शहरों के नाम बदलते हैं, कामों के नाम बदलते हैं, तो उसका भी नाम बदल के आप चला लेते, लेकिन चलाते तो आप जनता का भला होता। नहीं किया आपने ऐसा। देखिए, कुल मिला जुला करके पल्लवी जी, एक बात मैं बहुत ही क्लियरली कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, जनता के हक में, जनता के हित में, बिना पोलराइजेशन किए अगर आप काम करेंगे ना,
तो टेन्योर आपका छोटा हो या बड़ा हो, कार्यकाल आपका छोटा हो या बड़ा हो, लाल बहादुर शास्त्री जी का कितना आदर से नाम लिया जाता है, कितना सम्मान के साथ नाम लिया जाता है उनका। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का विश्व भर में कितना सम्मान के साथ नाम लिया जाता था। गांधी जी का कितना सम्मान के साथ, पूजनीय अंबेडकर जी का कितना सम्मान के साथ, लोहिया जी का कितना सम्मान के साथ, नेताजी का कितना। ये जो लोग महापुरुष थे, इनका आदर से नाम लिया जाता था। तो उस आदर को पाना होता है, उसके लिए किसी का अपमान करके उस आदर को नहीं पा सकते हैं। ये नेताओं को, भाजपा के जो लोग हैं ना, उन्हें सीखना चाहिए, प्रतिशोध में काम नहीं करना चाहिए। अगर मनीष सिंह कोई बात कहते हैं, मनीष सिंह कोई सवाल उठाते हैं, तो आप समझो उस चीज को कि मनीष सिंह कहना क्या चाहते हैं। मनीष सिंह भी, तुम जिस तरह से सत्ता में बैठ करके पॉलिटिक्स कर रहे हो और लोगों की जरूरतों को देख रहे हो, तुमसे भी ज्यादा अच्छी नजर है मेरी जनता को देखने की, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सत्ता क्योंकि का आप चश्मा सत्ता है। से दूर हैं इसलिए। नहीं, हाँ। तुम्हारे ऊपर सत्ता का चश्मा है। मोदी जी भोंपू बजाएंगे दिल्ली में बैठ करके, योगी जी उसको लागू करेंगे और तुम चिल्लाओगे गली गली घूम घूम करके। जानती हैं भाजपा के लोग क्या करते हैं? प्रधान जी लोगों को जितना प्रताड़ित किया है ना भाजपा के लोगों ने, प्रधान जी लोग तो ढूंढ रहे हैं, पर इसीलिए तो बूथ पंचायत लेवल चुनाव नहीं हो पे, रहा। पर बूथ लेवल पे भाजपा मजबूत तो है, ये बात। 37 सीटों पे बताया ना हमने, 43 सीटों को हराया ना गठबंधन ने। कितने मजबूत है पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी इसी विधानसभा के चुनाव में होने जा रहा है। पल्लवी जी, पता चल जाएगा भाजपा के लोगों को। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, गोरखपुर मंडल की 32 सीटों में 30 सीटों पर हराएंगे भाजपा को, 30 सीटों पर हराएंगे। जनता यहीं से इनकी विदाई करेगी। गोरखपुर मंडल जो है इस बार बदलाव का सबसे बड़ा, परिवर्तन का सबसे बड़ा वाहक बनने वो तो समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा पल्लवी जी। ठीक है, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। अब रोड मैप क्या है? एकदम खुला प्रश्न है, रोड मैप बताइए क्या है इस बार चुनाव का, आप लोगों के विधानसभा चुनाव का, कैसे क्या करना है, क्या सोचा है आपने? जनता से कैसे आप कनेक्ट करेंगे, कैसे भरोसा हासिल करेंगे? क्योंकि हम जब बात करते हैं गाँव में, तो जब किसी दादी किसी चाची से बात हो रही होती है तो बड़ी तसल्ली से कहती हैं कि बहनी नमक खैले बाटी मोदी के तो का करी वोटवा तो देवे पड़ी। तो आप कैसे वो जो एक थ्योरी बन गई है, या वो जो माइंडसेट महिलाओं का बन गया है कि हमें राशन मिल रहा है, हम उनका नमक खा चुके हैं, अब हम नमक हलाल ही नहीं करेंगे, कैसे तोड़ेंगे मनीष जी इसको? पूजनीय माताओं, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों और साथियों के आशीर्वाद से जनता अब समझ चुकी है, और जनता उसी समझ के रास्ते पर चल करके जनता ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमारा साथ दिया, और सामाजिक न्याय हमारा प्रमुख राजनीतिक एजेंडा होगा। पीडीए की जो हकमारी की गई, जो बुलडोजर चलाए गए, घरों को जमींदोज किया गया, फर्जी इनकाउंटर किए गए, इन्हीं सब मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने अभी आप लोगों के लिए बोला है, मतलब वोमेन्स के लिए बोला है कि 40,000 प्रति परिवार महिलाओं को हम साल में पैसा देंगे, वो इतना बड़ा। आप लोग तो रिजर्वेशन की भी बात करते रहते हैं, उधर भी रिजर्वेशन की बात होती है, इधर भी रिजर्वेशन की बात होती है कि महिलाओं को राजनीति में आने का मौका देंगे, मौका देंगे, मौका देंगे। कितनी महिलाएं आगे आ पा रही हैं? मैं एक बात बताऊं, हम उन महिलाओं को राजनीति में आने के पक्षधर हैं जो महिलाएं अपने दम पर वैचारिक रूप से सशक्तिकरण के रास्ते पर चलते हुए अपने राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर बात करते हुए आने के लिए कोशिश करेंगी। समाजवादी पार्टी उसमें भी उन महिलाओं को लाने की कोशिश करेगी जो महिलाएं परिवर्तन का वाहक बन सकें। उन लोगों के हम कभी पक्षधर नहीं है जो लोग सत्ता में बैठ करके अपने बड़े बड़े खानदानों के जो लोग हैं वो उनको आगे कर दें, और जो दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित तो आपके परिवार में भी तो परिवारवाद है मनीष जी, फिर घूम के हम लोग उधर ही जा रहे हैं। क्या करिए? आपकी पार्टी में भी तो परिवारवाद के आरोप है, कहते हैं कि पूरी पार्टी जो है वो बस ऐसे ही सिमटी हुई है। आरोप लगा देना अलग बात है। बाबू बृजभूषण सिंह बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, एक बार बोलेगी भाजपा। बाबू राजनाथ सिंह एक बेटा विधायक, दूसरा बेटा लखनऊ से प्रयासरत है। बाबू नीरज सिंह, जब भी विधानसभा या सांसद का टिकट देने की बात होती है तो ये जो पार्टी है वो अपने परिवारवाद से आगे नहीं निकल पाती है। अखिलेश जी खड़े होंगे, डिम्पल जी खड़ी होंगी, और देखा जाएगा जो रिश्तेदार में लोग होंगे, अपने चाहते लोग होंगे, उनको मौका मिलेगा। एक बात पल्लवी जी बताइए, जनता जब वोट देने जाती है ना तो नीतियों पर वोट देती है, और ये सारे जो लोग, इसीलिए तो आप लोग विधानसभा में इतना खराब प्रदर्शन किए थे। नहीं, विधानसभा का हमारा जब प्रदर्शन देखेंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा करके और दंग रह जाएंगे कि समाजवादी पार्टी इतना अप्रत्याशित पद परिवर्तन कर सकती है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे हम।
पता नहीं अकेले? चलेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग अकेले? अकेले अपने दम पर बनाएंगे। अच्छा, हाँ, कोई गठबंधन नहीं होगा क्या? देखिए ये हमारे नेतृत्व का फैसला नहीं मतलब आप नहीं। कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे अपने पूर्ण दम पे, बहुमत की बनाएंगे, सरकार नहीं मतलब सिर्फ ये सपा अपने दम पर इतना। बैसाखी वाली सरकार नहीं होगी, ये अच्छा। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी। और पल्लवी जी दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने जो परिवारवाद पे कहा ना, समाजवादी पार्टी का परिवार लाखों कार्यकर्ताओं का है, संघर्षों की कोख से निकला हुआ। इन 9 वर्षों में कौन सा हमने परिवारवाद किया? हम तो लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी वालों से, दिल्ली वालों से लड़ रहे, लखनऊ वालों से लड़ रहे, और ये जो गली मोहल्ले में ये भाजपा के घूम रहे हैं इनसे भी लड़ रहे। तो देखिए हमारी जो लड़ाई है वो सत्ता के इर्द गिर्द की नहीं है, हमारी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। पिछले चुनाव में अदिति को भी मौका दिया गया और उनका भी एक फोटो वीडियो सामने आया और ये कहा गया कि पहले अब एक लेगेसी अखिलेश जी को मौका दी, अब दूसरी लेगेसी जो है वो अदिति को मौका दे रही है। देखिए कैसे वो अब चुनाव प्रचार कर रही हैं। कई तस्वीर सामने आई, हाथ जोड़े वो जनता के सामने भी नजर आई। तो क्या अगला मौका अदिति को सपा देने की कोशिश कर रही है और ये परिवारवाद है कि नहीं? अमित शाह जी से जरा पूछ लिया जाता कि उनका बेटा कैसे चेयरमैन है। ठीक है, नहीं कोई पूछेगा। हाँ, पिछड़े परिवार से आने वाले लोगों को उनको जनता के सामने ले जाकर के सवाल पूछना बहुत आसान होता, लेकिन वह किस परिस्थिति से लड़ते हुए ये अखिलेश जी को आप किस आधार पे पिछड़ा कह रहे हैं? जाति के आधार पे कह रहे हैं? किस आधार पे पिछड़े कह रहे हैं भाई? ये इतने बड़ी पार्टी के लीडर हैं, सत्ता में भी रह चुके हैं। बताइए, एक देखिए, अब आप पल्लवी जी क्वेश्चन आपने ऐसा छेड़ दिया, इसको हमें बोलने दीजिए। अगर हमें हमारे नेता को पिछड़ा नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी, तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद से मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया उन्होंने? हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को अगर पिछड़ा नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी, ये सामंती चीफ मिनिस्टर अगर उन्हें पिछड़ा नहीं मानते, तो कन्नौज में श्री अखिलेश यादव जी जाते हैं, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करने, और लोग क्या करते हैं उनके साथ? उनके निकलने के बाद से मंदिर में आपने गंगा जल से उस मंदिर को धो देते हैं। तो आप तो बताते हैं ना कि मैं पिछड़ा हूं, लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी एक बहुत अच्छा बात बताऊं आपसे, प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है और डेमोक्रेटिक है। और श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के, इसको आप थोड़ा सा एक अलग तरह से इसको, इस बात को मतलब अपने पॉडकास्ट में इसको चलाइएगा। अक्स भी है उत्तर प्रदेश के, काटते छाटते नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अक्स भी हैं और आईना भी है। भारतीय जनता पार्टी यह सोच भी नहीं सकती है कि श्री अखिलेश यादव जी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज ही दादरी की रैली हो रही है, कल ही मोदी जी ने जेवर का एयरपोर्ट किया। शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था लगने के बाद कल जो मोदी जी की भीड़ थी उससे 10 गुना बड़ी रैली कार्यकर्ताओं की, अपने गमछे में जो मोदी जी गमछा लहराते हैं उसी तरह के गमछे में आटा चावल पिसान, आटा चावल सत्तू बांध करके लोग लेकर के गए उस रैली में शामिल होने के लिए। अपना खाना खा करके, अपना खाना ले करके गए हैं, और 10 गुना बड़ी रैली हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसी कोने में भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बड़ी रैली कर दे, 10 गुना बड़ी रैली समाजवादी पार्टी करने की हैसियत रखती है। कार्यकर्ताओं के दिलों में बसते हैं हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी। उनके बिना उत्तर प्रदेश की सियासत को सोचा भी नहीं जा सकता है और उनके बिना कोई समझा भी नहीं जा सकता है। इसलिए पहला एक्सप्रेसवे हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने दिया, पहला मेट्रो श्री अखिलेश। एक बात पल्लवी जी बताइए, योगी जी 9 बरस से एक मेट्रो का स्टेशन तो बढ़ा नहीं पाए लखनऊ में, मुंशी पुलिया से लेकर के और लखनऊ एयरपोर्ट तक हमारे नेता ने जो 17 में छोड़ करके गए थे श्री अखिलेश यादव जी, एक पाया नहीं जोड़ पाए। इनसे क्या उम्मीद करेंगे? नहीं उम्मीद कर सकते। योगी जी इन 10 वर्षों का जो कार्यकाल उनका होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे खराब दौर रहा है। एक अलग तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, यहाँ पर सांप्रदायिकता का माहौल बना रहा, पूरा तनाव का माहौल रहा है, और एक इन्होंने जेसीबी को बुलडोजर बाबा के नाम से अपने चेहरे को और अपने व्यक्तित्व को जो बनाने की कोशिशें की हैं। बुलडोजर निर्माण के लिए होता है, बर्बादी के लिए नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उद्घाटन के समय भी बुलडोजर लेकर के खड़े होने की जो प्रवृत्ति अपनाई है, आने वाला समय इसका जवाब देगा। फेमस हो गए पूरी दुनिया में। कौन पूरी दुनिया? योगी जी। मोदी जी भी पूरी दुनिया में फेमस थे। अभी भी है? अभी भी है, नहीं है क्या? नहीं है वो तो बता रहा है ना, पूरी दुनिया की मीडिया तो बता रही है। अब वो फेमस होने वाला जमाना चला गया, अब महिमा मंडन जो होता था वो जमाना चला गया। देखिए मूल बात इतनी है कि श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। उनकी नीतियों पर, योजनाओं पर और उनकी बातों पर जनता भरोसा करके बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ जा रही है। और गोरखपुर मंडल में 32 सीटों में 30 सीटें आज मैं आपसे लिख करके दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है।
और अगर नहीं हुआ तो दोबारा फिर मिलेंगे पॉडकास्ट आप आपसे। देंगे फिर मिलेंगे हम। हारने के बाद भी, ये नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई। नहीं नहीं, अरे हम लोग भागने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो भी बात करेंगे, तब हम पूछेंगे कि कैसे आपका रोड मैप क्या रहा, कैसे आप जीते। 17 मंडल की राजनीति का रोड मैप अलग है, ठीक है, गोरखपुर मंडल का रोड मैप समाजवादी पार्टी ने अलग बनाया है। मुझे लगता है आपने इतने देर का पॉडकास्ट देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मनीष जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सपा ने क्यों दी है। जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं, वो बहुत अलग ही लगता है। मतलब आप अपने पार्टी की बात को, जो आपकी आइडियोलॉजी है, वो कितने आसान तरीके से समझा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधे घंटे से ऊपर या 40 मिनट की बातचीत में एक बार भी आप अग्रेसिव नहीं हुए, आप नाराज नहीं हुए। मतलब मेरा अनुभव ये रहा है कि जब भी मैं बात करती हूँ तो सामने वाला जो होता है या तो वो चिढ़ जाता है, या तो फिर उसका जो आवाज़ होता है वो रूड होने लगता है। तो मनीष जी में ये काफ़ी अच्छा रहा कि तीखे भी सवाल रहे, बहुत तिरछे भी सवाल रहे, लेकिन उसको आपने मुस्कुराहट के साथ झेला। तो ये इसके लिए आपकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग बताइए इस पॉडकास्ट में कौन से सवाल बचे रह गए, कौन से सवाल मुझे पूछने चाहिए थे, और इनकी जो तमाम बातें रही उसे मैं कैसे काट नहीं पाई। उस सब के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। मनीष जी आपका बहुत और आपको भी धन्यवाद। और आपकी पूरी टीम को भी दिल से धन्यवाद।